गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको कहेंगे नया दिन में। मैं हूँ आपकी मेज़बान महक असलम। नया दिन, नई सुबह, नया अज़्म, बहुत कुछ नया करने की जब आप ठान लेते हैं तो अल्लाह ताला आपको एक मौका देता है और इस मौके को नया दिन कहते हैं, नया चांस कहते हैं। एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। अल्लाह ताला ने आपको दोबारा से जो एक ज़िम्मेदारी वाली चीज़ दी होती है वो ये कि जो कल के काम आप छोड़ चुके हैं उसे आज आप मुकम्मल कर लें। और हमारी तो यही ख्वाहिश होती है कि आपकी जो मॉर्निंग है वो बड़ी हैप्पी हो, हेल्दी हो, इन्फॉर्मेटिव हो। और आज है मंडे, हफ्ते का है पहला दिन, वर्किंग वीक का पहला दिन जो होता है थोड़ा सा लोगों के लिए हेक्टिक होता है क्योंकि एक वीकेंड आप गुजार के आए होते हैं। बड़ा मुश्किल होता है अपनी एक वीकेंड वाली लेजीनेस से वापस अपनी रूटीन में आना, लेकिन कोई नहीं, हम करते हैं जी आपके साथ बड़ी अच्छी अच्छी बातें, बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें करते हैं ताकि आपका दिन बड़ा अच्छा गुजरे, आपका हफ्ता बड़ा अच्छा गुजरे। तो आज की जो अच्छी बात है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। अपनी ज़ुबान को किसी के ऐबों से आलूदा ना करो क्योंकि ऐब तुम्हारे भी हैं और ज़ुबान दूसरों के पास भी है। यानी अगर आप आज कहीं पर बैठ के किसी की बुराई करेंगे, किसी के ऐब डिस्कस करेंगे, किसी के नेगेटिव पॉइंट्स आप डिस्कस करेंगे तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि लोग आपके बारे में बातें नहीं करेंगे। जब आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी बुरी बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कल को आपके बारे में भी बुरी बात होगी क्योंकि दुनिया तो मकाफ़ाते अमल है। जो आप यहाँ पर काट रहे हैं आपने वही बोना है। तो हमेशा कोशिश करें कि जब भी किसी के बारे में गुफ्तगू करें अच्छी बात निकालें, मुंह से खूबसूरती भरे अल्फाज की अदायगी हो ताकि पता चले कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका ब्रॉटअप, आपकी ग्रूमिंग, आप किस तरह के माहौल से निकले हैं। आप कहते हैं ना कि जब ज़ुबान खुलती है तो पता चलता है जी कि दुकान सोने की है या कोयले की है। तो हमेशा हमेशा भले से आपको किसी की बात कितनी भी बुरी क्यों ना लग रही हो, लेकिन जब भी कहीं बैठे और किसी भी शख्सियत का टॉपिक चढ़े या उस पर बात हो या उसके बारे में कोई बात की जाए, सामने वाले जितने मर्जी बुराइयां करो, आपने बुराई नहीं करनी, आपने अपना किरदार जो है वो अदा करना। और किरदार आपने किस तरह से अपना अदा करना है जी, अच्छी बात करके उसके बारे में। हम हमेशा ये बात करते हैं जी कि फ़लाने में तो कोई अच्छी बात है ही नहीं, ढूंढें। अल्लाह ताला ने हर शख्स में अब ज़रूर रखी है और उस सिफ्त के बदौलत हर शख्स में अच्छाई होती ज़रूर है, सिर्फ ढूंढने की बात होती है। तो कभी भी किसी के माइनस पॉइंट्स डिस्कस ना करें। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं टॉप स्टोरीज़ की जानिब। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपये इजाफा हुआ है। पेट्रोल 249 रुपये 80 पैसे जबकि डीजल 262 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर का हो गया है। इसहाक डार ये कह रहे हैं कि कीमतों में फौरी इजाफे का फैसला ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए और आवाम को परेशानी से बचाने के लिए किया गया है। अच्छा जी, अगर इजाफे से आवाम परेशानी से बच सकती है तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि स्ट्रेटजी क्या हो सकता है जी, कोई लॉन्ग टर्म प्लान हो। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से महंगाई कितनी बढ़ेगी और क्या डॉलर मज़ीद महंगा होगा, आज प्रोग्राम इस पर हमने डिटेल में बात करनी है क्योंकि ज़ाहिर है ये एक हमारी सोसाइटी का कॉन्सेप्ट बन गया है और ये हकीकत भी है कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई बढ़ जाती है, जब डॉलर ऊपर जाता है तो महंगाई बढ़ जाती है। और आज का डॉलर जिस तेज़ी से ऊपर जा रहा है, कभी 12 रुपये, कभी 24 रुपये बढ़ रहा है, तो ना जाने यहाँ पर फुल स्टॉप कब लगना है। आलमी मार्केट में चीज़ों की कीमतें कम हो रही हैं लेकिन पाकिस्तान में चीज़ों की कीमतें कम तो नहीं हैं, ना ही जहाँ पर हैं वहाँ पर स्टेबल हैं, बल्कि ये बढ़ रही हैं। तो ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएंगी, कितना हमने इन चीज़ों को मज़ीद फेस करना है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। इसके अलावा जी मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज़ जो हैं आज से सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगी। हमने देखा था हफ्ते के रोज़ वो पाकिस्तान पहुँची, लाहौर एयरपोर्ट पर पुरतपाक उनका इस्तकबाल हुआ। मनाजिर आप देख सकते हैं, पंजाब भर से हमने देखा कि मतवालों की बड़ी तादाद अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर उनका इंतज़ार कर रही थी। डिफरेंट जगहों पर मरियम नवाज़ रुकी, उन्होंने जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनको वेलकम करने के लिए मौजूद थे, उनसे खिताब भी किया। फिर उसके बाद जो है वो जाती उम्रा पहुंची। फूलों की पत्तियां निछावर हुई, ढोल की थाप पर रक्स किया गया, घोड़ों का डांस हुआ। अगर मैं ये कह लूँ कि ये एक ऐसा जवाब था पीटीआई को, जो कि पीटीआई कहती थी कि मुस्लिम लीग नून जो है पंजाब में अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। तो आई थिंक शायद पीटीआई को अब ये जवाब मिल चुका है कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी अक्सरियत खोई है या मज़ीद बढ़ चुकी है। क्योंकि आप पंजाब के किसी भी शहर का नाम लें, काफिलों की सूरत में लोग पैदल चल के आ रहे थे कि मरियम नवाज़ जो हैं वो एक अरसे के बाद अपने वालिद साहब से मुलाकात के बाद लाहौर पहुंची थी उनसे मुलाकात के लिए। और मुझे ये लगता है कि मरियम नवाज़ अब सियासी प्लेटफॉर्म पे बड़ा अच्छा खेलेंगी क्योंकि ज़ाहिर है कि जो उनके वालिद साहब हैं उनसे वो कुछ ना कुछ सियासी फार्मूलाज लेकर आई होंगी, बहुत सारी
एक ट्रेनिंग का अमल हम कह सकते हैं उनका हुआ होगा और बहुत एक्टिवली अब वो परफॉर्म करेंगी, स्पेशली पंजाब की सियासत में। कौमी असम्बली के अरकान और साबिक एमपीए से मुलाकात की जाएगी। आगे क्या स्ट्रेटजी होगी नून लीग की, किस तरह से चलना है, क्योंकि मरीम नवाज़ का अपनी गुफ्तगू में ये कहना था जो कि उन्होंने हफ्ते के रोज़ की थी कि हम जो हैं वो आज के दिन से लेके रमज़ान तक के जलसों का प्लान लेकर आए हैं। सो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत होने वाली है और इस सख्त मेहनत में मुस्लिम लीग नून की क्या सियासी स्ट्रेटजी होगी, इस पर आज हम बात करेंगे। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, कराची की ख़वातीन की बात कर लेते हैं। मेरी कराची की जो बहनें हैं उनके लिए आज एक बहुत ही अच्छी खबर मैं लेकर आई हूँ, जो कि सुन के जब मैंने ये चीज़ सुनी थी तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। पिंक पीपल्स बस सर्विस जल्द शुरू हो जाएगी और वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन 1 फरवरी को इसका इफ्तिताह करेंगे, सिर्फ एक रोज़ बाद, क्योंकि आज 30th है, कल 31st और 1st को जो है वो जी इसका इफ्तिताह हो जाएगा। जो पहला रूट है उसके लिए सिलेक्शन हुई है, मॉडल कॉलोनी से बारास्ता शारा फैसल टावर तक का इंतखाब किया गया है। एक बड़ा बिजी सा रोड है यहाँ पर। अच्छा, जो सबसे मज़े की बात है कि पिंक बस सर्विस जो है दफ्तरी औकात में हर 20 मिनट के बाद चलेगी। अच्छा, इसकी लुक बड़ी प्यारी है और जाहिर सी बात है कि जिस बस में सिर्फ ख़वातीन वो बड़ी रिलैक्स होती हैं और अंदर से जो है इसमें बड़ी सहूलियात है ख़वातीन के बैठने के लिए, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि कुछ लोग ख़वातीन जो होती हैं ना वो थोड़ा हेजिटेट होती हैं कि जी मर्दों वाला जो है वो सेक्शन में मर्दों की तादाद ज़्यादा होती है। अब अच्छा, ये एक बड़े मज़े की चीज़ है कि इसके अंदर ख़वातीन के साथ साथ जो कंडक्टर हैं माइट भी पॉसिबल वो भी कोई खातून ही है। अब ये हमारी जो कराची की बहनें उनके लिए एक बड़ी अच्छी सहूलत है, क्योंकि ज़ाहिर है कराची में एक काम करने वाली ख़वातीन का बड़ा तबका है और घर को चलाने में वो अपने मियाँओं का साथ भी देती हैं। तो अब उनके लिए जो ट्रांसपोर्ट का मसला है वो कुछ हल होता हमें नज़र आ रहा है। अब ज़रा मौसम की सख्ती की बात कर लेते हैं, जो कि हल नहीं हो रही बल्कि बढ़ती चली जा रही है। मुल्क भर में बर्फ़बारी का एक और स्पेल देखने में आ रहा है। वादी नीलम, चित्राल, स्वात, अपर दिन में वक्फे से रुई के गालों की बरसात, हर चीज़ ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। मनाजिर आप देखें, पाकिस्तान जैसे मनाजिर लग रहे हैं ना। बर्फ़ से राबता सड़कें बंद हो गई हैं, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शिमाली बलोचिस्तान में भी बर्फ़बारी हुई है और कुयक टॉप और तूबा अचकज़ई समेत कई अजला में बर्फ़बारी अभी भी हो रही है। हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी है। राबता सड़कें बंद होने की वजह से जो यहाँ पर सयाह मौजूद हैं, जो यहाँ की मकामी आबादी है, उनके लिए बड़ा मसला हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है अशिया ज़रूरिया जो है उनकी किल्लत पैदा होना शुरू हो गई है। खुराक जो है उसकी किल्लत पैदा होना शुरू हो गई है। सो इंजॉयमेंट का तो एक लेवल है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है और हमारी दुआ भी यही है कि जितने भी लोग इन इलाकों में रह रहे हैं या फिर घूमने फिरने गए, अल्लाह ताला उनको अपने अमान में रखे। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, इस्लामाबाद का जिक्र करते हैं। अच्छा, जब मैं कहती हूँ ना इस्लामाबाद, तो इसका मतलब है जी विफाकी दारुल हुकूमत, जहाँ पर हर चीज़ होनी चाहिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट। यानी आपकी तालीम का निज़ाम बड़ा अच्छा हो, आपकी हेल्थ का निज़ाम बहुत अच्छा हो। पूरी दुनिया से जब लोग आते हैं इस्लामाबाद को विज़िट करना पसंद करते हैं, जिसको पाकिस्तान का इस्तांबुल भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है? अस्पतालों में ख़तरनाक अमराज फैलाने का घिनौना खेल खेला जा रहा है। इंतज़ामिया कहाँ है, एक बहुत बड़ा सवाल है। मेडिकल वेस्ट से बच्चों के फीडर्स बन रहे हैं, खिलौने बन रहे हैं, बर्तन बन रहे हैं, उनकी पैसिफायर्स बन रही हैं। अब आप सोचें कि बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे हमारे घरों में जो है, उनको हर चीज़ मुंह में लेने की आदत है। उनका फीडर इस गंदे वेस्ट से बन रहा है, उनके खिलौने इस गंदे वेस्ट से बन रहे हैं, उनकी पैसिफायर्स इन गंदे वेस्ट से बन रही है। अब आप सोचें कि हमारे बच्चों की हेल्थ कहाँ स्टैंड करती हैं और फिर इंतज़ामिया क्या उसकी नज़र नहीं है? अच्छा, ये कोई छोटी सी जगह नहीं है। आप देखिए मनाजिर के बड़े बड़े गोदाम यहाँ पर लग रहे हैं, एक बड़ी तादाद में यहाँ पर वेस्ट मौजूद है। इस पर आज हमने प्रोग्राम में तफसील से बात करनी। इस्लामाबाद जैसे शहर में जिसकी हम सफाई की मिसालें देते हैं, जिसकी हम इंफ्रास्ट्रक्चर की मिसालें देते हैं, वहाँ पर सेहत के हवाले से इतनी ख़तरनाक खबर सामने आना, इट्स वेरी अलार्मिंग। आगे बढ़ते हैं जी, आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज़ लसबेला में अफसोसनाक हादसा हुआ। कोच के हादसे में जाँ बहक होने वाले 32 मुसाफिरों की जो लाशें हैं उनका DNA सैंपल ले लिया गया है। लाशें जो हैं उनको ईदी सर्दखाने मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस सर्जन का ये कहना था कि दीगर 6 लाशों को भी नमूना लेने के बाद जो है सर्दखाने मुंतकिल किया जाएगा। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद मैयतें जो हैं उनके वरसा के हवाले की जाएंगी। आगे हम थोड़ा और बढ़ते हैं, आपको बताएं कि अदरक जो है डेली रूटीन में हमारे घर में इस्तेमाल होता है। मतलब हमारी तो भाई अम्मा का ही होता था कि अगर खाने में अदरक नहीं है तो खाने का जायका नहीं है। मुल्क भर में जो है ना वो बड़े पसंदीदा तरीके से अदरक खानों में डलता है। मुझे तो खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मैंने अपने घर में ये माहौल देखा है। जो हमारे घर में मासी खाना बनाती है उनका भी यही हाल है, अदरक नहीं होता तो वो बहुत शिकवे करती है। अच्छा, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि जो अदरक है वो आपकी हेल्थ के लिए कितना अच्छा है?
हमने सुना जी गला ख़राब है, अदरक वाली चाय पी लें। आपको खांसी है या आपको गले से रिलेट कोई भी मसला है ना, तो आप करें ये जी कि अदरक का जो है वो जूस निकाल लें, उसको आप पीना शुरू कर दें, शहद के साथ मिला लें। आज हम प्रोग्राम में हर्बलिस्ट उम्मे राहील को इन्वाइट करेंगे, उनसे हम जिंजर यानी अदरक के फ़वाइद के बारे में बात करेंगे। और भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं, रिपोर्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं जिन पर आज हमने बात करें। लेकिन सबसे पहले वो चीज़ जिसकी वजह से अवाम थोड़ी सी परेशान है, बल्कि ज़्यादा परेशान है, थोड़ी सी कहूँगी तो अवाम उससे नाराज़ हो जाएगी, ज़्यादा परेशान है। वो ये कह रही थी कि ये हुआ क्या है। हुआ ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में भी रद्दोबदल कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल पर जो लेवी है उसमें इजाफा, जबकि मिट्टी के तेल और लाइट डीजल पर लेवी में कमी की गई है। IMF के मुतालबे पर पेट्रोलियम लेवी से रवां माली साल 855 अरब रुपए वसूलियों का हदफ मुतय्यन किया गया है। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद जारी। पेट्रोल पर 50 रुपए डेवलपमेंट लेवी बरकरार, हाई स्पीड डीजल पर 5 रुपए बढ़ाकर 40 रुपए फी लीटर कर दी गई। कर्ज प्रोग्राम जारी रखने के लिए आलमी मालियाती फंड ने शर्त आयद कर रखी है कि पाकिस्तान पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 50-50 रुपए डेवलपमेंट लेवी आयद करेगा। हाई स्पीड डीजल पर लेवी में मजीद 10 रुपए इजाफा होना भी बाकी है। मिट्टी के तेल पर लेवी 6 रुपए 22 पैसे से कम करके 32 पैसे फी लीटर, लाइट डीजल पर 30 रुपए 45 पैसे के बजाय 27 रुपए 25 पैसे कर दी गई है। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी की मद में 30 जून तक 855 अरब रुपए वसूली का हदफ मुकर्रर कर रखा है। अगर ये हदफ पूरा ना हो सका तो पेट्रोलियम मसनूआत पर 17% GST भी आयद करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब देखिए हमने पहले ये देखते थे कि जो वो या तो 5 रुपये होता था या 10 रुपये होता था, ये बहुत हो गया जी, 15 रुपये हो गया। लेकिन अब 35 रुपये का इजाफा हुआ है जो कि अवाम कबूल नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा शिकवा करती हमें नज़र आ रही है, गुस्से में नज़र आ रही, कह रही है जी कि बस बहुत हो गया, कुछ रहम करो। पेट्रोल महंगा होने पर अवाम ने दुहाइयाँ देना शुरू कर दी हैं। शहरियों का कहना है महंगाई ने सांस लेना मुश्किल बना दिया है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, बच्चे कैसे पढ़ाएं। अच्छा, क्या कह रहे थे शहरी, जरा आपको वो भी सुनवाते हैं। अमेरिका जाए, जापान जाए, लंदन जाए, जो गरीब आदमी है वो इधर ही भूखा मरेगा, उसको तो पता ही नहीं। मैं तो ये इल्तिजा करूंगा कि माफ कर दें हमें, अल्लाह के वास्ते बस करें हमारे पे। अगर गरीब मरने के लिए तैयार हो जाए, और खास करके मिडिल क्लास जो है ना, वो तो अब खुदकशियाँ करेगा। पेट्रोल नहीं डलवाएंगे तो हमारा काम नहीं चल सकता। खाने को नहीं तो बढ़ाएंगे कहाँ से? बेड़ा घर किया हुआ ही नहीं सियासतदानों ने। हाथ जोड़ के हमारी इल्तमास है कि खुदा के लिए इस पेट्रोल के ऊपर काबू पा लें। गरीब तो वैसे ही मर गया। 18,000 सैलरी, इतनी महंगाई में बच्चों को देखें, क्या करें सर? हम गरीबों के बारे में भी सोचना चाहिए कुछ। पागल बनाया आवाम को और कुछ भी नहीं। जो हमारे हुक्मरान है वो तो सैरे कर रहे हैं, क्या लगे पेट्रोल से। बच्चों को खिलाएं या मोटरसाइकिलों में पेट्रोल डलवाएं? उसके 5-6 बच्चे हैं, वो क्या करेगा? अच्छा, अब इस सिचुएशन पर आपको पता है कि मुल्क में ऐसी कोई भी सूरत हाल हो, जो सियासतदान होते हैं ना, उन्हें लगता है कि बेस्ट मौका है जी, हमने खेलना है। अब हुआ कुछ ऐसा ही। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर PTI चेयरमैन इमरान खान ने रद्दअमल दिया है। वो ये लिख रहे हैं कि करप्ट और नाअहल हुकूमत ने बद इंतज़ामी के ज़रिए मुल्क की मईशत का बुरा हाल करके तनख्वाहदार और गरीब आवाम को पीस कर रख दिया है। ट्विटर पैगाम में खान साहब ने यह लिखा कि 200 अरब के मिनी बजट में नाकाबिले यकीन 35% महंगाई का खदशा है। बिजली और गैस की कीमतों में भी इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो खान साहब की जानिब से रिएक्शन देखने में आया। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मौजूदा गवर्नमेंट और उनकी पॉलिसीज़ को हदफ तनकीद बनाया। जबकि दूसरी जानिब विफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मुल्क के मौजूदा ख़राब मुआशी हालात का ज़िम्मेदार इमरान खान को करार दिए। उन्होंने कहा है कि कौम 5 साल की बदतरीन माली बद इंतज़ामी का खुमियाजा भुगत रही है। हमारे पास जादू की छड़ी नहीं कि फ़ौरन पूरा निज़ाम जो है उसको सीधा कर दिया जाए। मुल्क को आगे लेके जाना है तो आपको ये बड़े फैसले करने होंगे। पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन जो फिस्कल इनडिसिप्लिन था वो आपके इन पिछले 5 सालों में हुआ, और आज हम उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं। ये कोई जादू की छड़ी नहीं कि आप उसको हिलाएंगे तो ये सीधा हो जाए। उस फिस्कल डिसिप्लिन को नाफिज करने की सजा मैंने 5 साल अभी रिसेंटली गाइल में काटी। इकोनॉमिक क्राइसिस को डील करना है तो हमें अपने फैसले करने पड़ेंगे। इस मुल्क में अगर आप ठीक काम करेंगे, अगर आप जिहाद करेंगे, अगर आप ऐसा काम करेंगे कि जो
कुछ हल्कों को पसंद नहीं होगा तो फिर आपके साथ निपटा जाएगा। कि हमारी सियासत का महवर हमेशा अवामी खिदमत होना चाहिए। दहशतगर्दी आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है। जिस कमिटमेंट के साथ उस नेशनल एक्शन प्लान पे अमल होना चाहिए था वो अमल नहीं हो सका। अब इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए माहिर मुआशरत खुर्रम शहजाद इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारी आवाम तो खुश नहीं है इस फैसले से, और यकीनन कोई भी शख्स खुश नहीं होगा क्योंकि तनख्वाहदार तबका जो है वो ज़्यादा परेशान हमें नज़र आ रहा है। 35 रुपये सडन बढ़ा दिए जाते हैं, यकीनन आवाम पर बोझ तो अब हर चीज़ का बढ़ जाएगा। आप इस बढ़ाई गई कीमतों को कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें जो 35 रुपीज़ है ये मेरे ख्याल में पहला इंक्रीज है। अभी मजीद इंक्रीज आने की तवक्को और भी होनी चाहिए। अच्छा। और है भी। और एक तो इंक्रीज इस वजह से है कि आपको पता है करेंसी की वैल्यू में कदर में कमी हुई है और की गई है, क्योंकि ये कदर जो है आर्टिफिशियली रोक के रखी गई थी, जिसकी वजह से जो है रेमिटेंसेस जो बाहर से पाकिस्तानी है हमारे जो बाहर काम करते हैं या मजदूर तबका है, उन्हें जो है हवाला मार्केट में बहुत ज्यादा रेट मिल रहा था, हवाला मार्केट खड़ी हो गई थी। अच्छा। इसकी वजह से इस रेट को नीचे किया गया है ताकि इंटरबैंक मार्केट के थ्रू डॉलर्स आ सकें और यहाँ से एक्सपोर्ट की प्रोसीड किया सकें, जिसकी हमें अशद जरूरत है। और दूसरी तरफ जब इस तरह से होता है कि करेंसी की कदर में कमी होती है तो दूसरे एंड पे पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर अपनी जो एनर्जी का हिस्सा है वो इम्पोर्ट करते हैं। अच्छा। और इसकी वजह से दो मसले होंगे। एक तो ये कि प्राइसेस बढ़ी हैं और उसका इम्पैक्ट जो है डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन पे आएगा। ठीक है। आपको पता है ट्रांसपोर्ट पे पड़ती है तो अक्रॉस द बोर्ड चीजों में कीमतों में इजाफा होता है, जो कि सबसे तवक्को है। मेरे ख्याल में इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलकर काम करें, गवर्नेंस को इम्प्रूव करें, तो जो एक्स्ट्रा प्रोसीडिंग है उससे बचा जा सकता है और एक आम आदमी को जितना इम्पैक्ट आना चाहिए उतना ही आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। अदरवाइज बहुत ज्यादा जो है इम्पैक्ट आता है, बहुत ज्यादा। मुझे ये बताएं, इम्प्रूवमेंट की बात की, इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी? क्योंकि जब IMF ही इतनी कड़ी शराइत आप पे लगा रहा है, इतने कड़े मुतालबे कर रहा है, तो फिर तो हमें सामने वाला मजबूर ही नजर आएगा जिसने उनका मुतालबा पूरा करना है। तो इम्प्रूवमेंट किससे क्या ताल्लुक है? नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपने फिजिकल डेफिसिट को कम नहीं करती, अपने टैक्सेस को इम्प्रूव नहीं करती है और अपने अखराजात को कम नहीं करती है। अगर गवर्नमेंट अपने अखराजात कम करे ना, गवर्नमेंट के पास इस वक्त 1 ट्रिलियन रुपीज तकरीबन 1 खरब रुपया जो है वो कम करने का मौका है, कम करने का रूम है। गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करेगी तो इस तरह के जो जिसे कहते हैं कड़े डिसीजन ये नहीं लिए जाएंगे। ये कड़े डिसीजन सिर्फ आवाम के लिए होते हैं। अच्छा। गवर्नमेंट अपने जो है टैक्सेस को बढ़ाए, इम्प्रूव करे और उन पर लगाए जिन पर टैक्सेस नहीं है। मिसाल के तौर पर रिटेल सेक्टर पर टैक्सेस नहीं है, टोबैको पर इतने ज्यादा टैक्सेस नहीं है, आपके यहाँ रियल एस्टेट पर टैक्सेस नहीं है इतने ज्यादा, एग्रीकल्चर पर टैक्सेस नहीं है। 4-5 ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे टैक्स लगाए जाए अगर तो वहाँ से टैक्सेस इंप्रूव हो सकते हैं। दूसरा अपने एंड पे देखें, स्टेट और एंटिटीज हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, वो 1-1 खरब रुपया खा जाती हैं साल का, उनको क्यों नहीं हम कम करते, बंद करते हैं उनको। अच्छा। उसके अलावा गवर्नमेंट अपने जो अखराजात हैं, गवर्नमेंट प्रोविंशियल की बात कर रहा हूँ और मैं फेडरल दोनों की बात कर रहा हूँ, 500 से 800 अरब रुपया जो है वो अपने सिर्फ अपनी रनिंग एक्सपेंसेस में लगा देते हैं। तो इतना पैसा क्यों लगाते हैं, कहाँ जाता है इतना पैसा जब आपके पास डिलीवरी नहीं है? देखिए अगर अखराजात कम करेंगे ना तो वो कड़े फैसले होंगे। ये कड़े फैसले जो है आवाम पे डालने से आप कहते हैं कड़े फैसले, और IMF कह रहे हैं तो ये एक बहाना होता है ज्यादातर। एनर्जी के इश्यूज में रिजॉल्व करती गवर्नमेंट जो भी आती है। अच्छा खुर्रम, ये देखिए डार साहब तो ये कह रहे हैं जी कि जखीरा अंदोजी रोकने के लिए और आवाम को आने वाले मुश्किल वक्त से बचाने के लिए हमने जो है ये मुश्किल फैसला किया है। तो हम क्या समझे कि आवाम के लिए आगे आने वाला मुश्किल फैसला कौन सा था या मुश्किल वक्त कौन सा था कि उससे बचने के लिए 35 रुपये बढ़ा देना, एज यू सेड जी के इस तरह के जो बढ़ाना है ये कड़े फैसले नहीं होते, बल्कि अगर आप दूसरी पॉलिसीज पे जाएं तो वो कड़े फैसले होते हैं। देखिए जहाँ तक इस चीज का ताल्लुक है कि मुश्किल से बचाना था तो वो देखिए IMF का आपने 23 प्रोग्राम आप कर चुके हैं IMF के, अभी तक आपने अपने आप को ठीक नहीं किया ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी गवर्नमेंट आई हैं, चाहे वो मिलिट्री गवर्नमेंट हो चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट हो, किसी ने उस तरह से मैनेज नहीं किया, जिसकी वजह से आज हम फिर एक IMF प्रोग्राम की जरूरत देख रहे हैं। और 23 प्रोग्राम सबसे ज्यादा दुनिया में है। हम सबसे बड़े अब बॉरोवर बनने जा रहे हैं IMF के, आपका अर्जेंटीना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कड़े फैसले जो होते हैं वो फिजिकल डेफिसिट को अपने कम करना होता है, अपने खर्चात को कम करना होता है। दूसरा ये कि होर्डिंग होती है
तो गवर्नेंस भी तो गवर्नमेंट का ही काम है ना, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल हो। कि अगर मिसाल के तौर पे शॉर्टेज हो जाती या आगे जो है वो प्रॉब्लम होती तो हमने इसकी कीमतें बढ़ा दी, तो भाई गवर्नेंस भी तो गवर्नमेंट का ही काम है कि ये इंश्योर करे कि इनफ जो है वो इन्वेंट्री है आपके पास ऑयल की या पेट्रोल की या डीजल की। आप पेट्रोलियम लेवी लेके आए हैं तो पेट्रोलियम लेवी का सबसे बड़ा जो मकसद था वो ये था कि ऑयल सेक्टर को डेवलप करना है, एनर्जी सेक्टर को डेवलप करना, वो भी नहीं किया। अच्छा, देखिए गवर्नमेंट अपना रोल प्ले नहीं करती और आवाम की चाहती है कि आप रोल प्ले करें और आप सारी कॉल देते रहें, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। सही। अच्छा खुर्रम, आपको ये लगता है कि जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे सियासी मामलात हैं वो जिस तरह से मुश्किलात का शिकार है, उसका इम्पेक्ट भी हमारी मईशत पे पड़ता है? क्योंकि ज़ाहिर है कि एकदम से गवर्नमेंट का चेंज हो जाना, फिर उसके बाद पॉलिसीज़ का आना, फिर उन पॉलिसीज़ का लागू होना एक टाइम लेने वाला पीरियड है। उसमें हम देखते हैं कि फिर इलेक्शन की भी बाज़गश्त है। तो ये जितना सियासी माहौल है ये हमारी मईशत पे इम्पेक्ट करता है? एब्सोल्युटली। देखिए सबसे ज़्यादा तो मईशत पे जिसे कहते हैं ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अगर पॉलिटिकली सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो सबसे बड़ा उसका जो इम्पैक्ट है वो मईशत पे आता है। क्योंकि जो भी गवर्नमेंट पर बैठे होते हैं अगर उनको वो स्टेबल ना हो, कोई भी गवर्नमेंट अगर स्टेबल नहीं होती तो डेफिनेटली अपनी पॉलिसी नहीं बना सकती या पॉलिसी को चला नहीं सकती बहुत अर्से तक। और एक और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये भी रहा है कि हम तो एक गवर्नमेंट अगर कोई एक पॉलिसी बनाती है तो दूसरी गवर्नमेंट आती है उसको डिसकंटिन्यू कर देती है, तो पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी कहते हैं इसको। इसकी वजह से जो सरमायाकार है वो आपकी मुल्क की तरफ नहीं दिखता, इसके बावजूद कि आपके बहुत बड़ा पोटेंशियल है हर चीज में इन्वेस्टमेंट। सही। डेफिनेटली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अदम इस्तेकाम बहुत बड़ा मसला है माशी अदम इस्तेकाम का। ठीक है खुर्रम, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कराची की। कराची में वैसे तो बड़े मसले हैं लेकिन एक जो नया मसला है वो ये है जी कि मेयर नहीं मिल रहा। क्योंकि जी मेयर ढूंढना और मेयर लाने के लिए जो है वो मुलाकात या हाथ मिलाना बड़ा ज़रूरी है और ये हाथ मिलाए नहीं जा रहे। इंतखाबात की अगर हम बात करें, जो बल्दियाती इंतखाबात है जिसकी वजह से हमने सोचा था कि जी मेयर आ जाएगा, कराची में कुछ सुधार आ जाएगा, अब जमातों में एक जंग शुरू हो गई है। हाफिज़ नईमुल रहमान ये कहते नज़र आते कि कराची के अवाम ने फैसला किया है कि मेयर जमात इस्लामी का बनेगा, सियासी जमातें ज़िद छोड़ दें। वो क्या कह रहे थे ज़रा आपको सुनवाते हैं। जमात इस्लामी का बनेगा ये हमने फैसला नहीं किया, कराची के अवाम ने फैसला दिया है, तो मेयर तो जमात इस्लामी का ही बनेगा। अब ये पार्टियों का इम्तिहान है कि हम कन्फ्रंटेशन की सियासत को खत्म करना चाहते हैं। नौजवानों का मुस्तकबिल ये तकाजा कर रहा है कि पार्टियां अपनी जिद छोड़ दें, इंसानों की मंडी लगाएंगे तो सबको बेनकाब करेंगे, खरीदने वाले को भी बेनकाब करेंगे, बोली लगाने वाले को भी बेनकाब करेंगे और इन लोगों का कराची में चलना फिरना दूभर कर देंगे इंशाअल्लाह। कोई मंडी नहीं लगेगी। इज्जत के साथ हमारे मैंडेट को कबूल करो। दूसरी जानिब तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब भी कह रहे हैं कि कराची वाले धरनों की सियासत नहीं बल्कि काम होता देखना चाहते हैं। ये अगर आप हाफिज नईम के तखयलाती जहन से पूछेंगे तो वो बिल्कुल कहेंगे, लेकिन अगर आप कराची वालों से पूछेंगे तो ये कहेंगे कि हमें धरने की सियासत नहीं चाहिए, हमें एहतजाज की सियासत नहीं चाहिए, हमें इख्तियारात ना होने की सियासत नहीं चाहिए, हमें काम की सियासत चाहिए, हम काम होते हुए देखना चाहते हैं। हत्ताखोरी ने, धरनों ने, हड़तालों ने शहर को नुकसान पहुँचाए। अब सियासी बयानबाजियाँ हो रही हैं लेकिन इस सियासी बयानबाजी में मेयर हमें नज़र नहीं आ रहे कि मेयर कहाँ पर हैं। अल्लाह करे जी जल्दी ये मसला हल हो। हम भी कहें कि जी कराची एक बड़ा शहर और इसको अपना मेयर मिल गया। अभी लेते हैं एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो इंसानियत की खिदमत में पेश है। वो कहते हैं ना, किसी एक इंसान का भी हाथ थाम लेना, उसको किसी भी बुरे काम से बचा लेना, उसके लिए कोई भी अच्छा काम कर लेना, गोया आपने पूरी शख्सियत के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। इनका एक इदारा है जहां बेरोज़गारों को नौकरी दी जाती है, ख़ासकर बच्चों को। अच्छा, इनका ज़्यादा फोकस बच्चों पर इसलिए होता है बिकॉज़ हम सबको पता है कि जो बच्चे हैं वो हमारा फ्यूचर है। यहाँ पर बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है, उनके लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ है, सर्दी हो या गर्मी उनको कपड़े दिए जाते हैं। इसके अलावा जी उनके लिए बड़ा अच्छा प्रॉपर इंतज़ाम किया जाता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ का। संडे को उनके लिए एक स्पेशल मील होता है। बच्चों को जो है जो उनकी ज़रूरियात है और जितनी ये इदारा पूरी कर सकता है, इनकी ज़रूरियात को पूरी भी करता है और इनको मुआशरे का एक अच्छा शहरी बनाने की जो जिम्मेदारी इन लोगों ने अपने कांधों पर ली हुई है, इसको जितना हम अप्रिशिएट करें उतना कम है। हम अपने प्लेटफॉर्म में ऐसे लोगों को इसीलिए बुलाते हैं ताकि इनको देख के लोग इनका हाथ थामें या इस तरह की कोई एक चीज़ शुरू करें जिससे हम अपने मुआशरे के बच्चों को एक अच्छे ट्रैक पर
देखें। इस तमाम तर मामले पर गुफ्तगू करने के लिए डॉक्टर नवीद इलाही इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। जी मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सर मुझे ये बताएं सबसे पहले तो कि आपने इस चीज़ का जो स्टार्ट किया वो कैसे किया? लाइक एक सोच होती है आपके जहन में आती है, ज़िंदगी में कभी कभी एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है और आप सोचते हैं कि नहीं अब मुझे ज़रा बच्चों के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए कुछ करना है, तो वो पहली सोच क्या थी? जी असल में सोच तो काफ़ी अरसे थी कि हमारे यहाँ पे जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, अब देखिए कि आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं उनकी तादाद कोई 22.5 मिलियन से ज़्यादा है और उनके जो हालात हैं, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं चूँकि ख़ुद बेदिया के करीब रह रहा था, तो जहाँ पे हमने आगाज़ किया 2017 में, अगर आप वहाँ पे जाके देखिए, ये हेर गांव है, हम बात करते हैं बलूचिस्तान के बदहाली की, सदर्न पंजाब की बदहाली की, अगर आप यहाँ देखें तो आपको हैरान होंगे कि लाहौर के मुज़ाफ़ात में बच्चों का ये हाल है। तो हमने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, तो हमने यहाँ पे एक सेंटर खोला। आप समझ लें कि जैसे कोई अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए जिमखाना, अच्छा, जो संडे के संडे बच्चे यहाँ पे जमा होते, उनके लिए कुछ डॉक्टर का इंतज़ाम, दवाइयों का, कुछ खेलने का, कुछ खाने पीने का, और कुछ उनके लिए कभी कभी वर्कशॉप्स के अवेयरनेस के लिए। अच्छा। तो थोड़े अरसे बाद ही हमें ये ख्याल आया कि चूँकि हमने बिल्डिंग तो ली हुई है और 5 दिन के लिए वो खाली है, तो क्यों ना यहाँ पे बच्चों की तालीम का इंतज़ाम किया जाए। तो 2019 में हमने यहाँ पे स्कूल का भी आगाज़ कर दिया, जो टोटली फ्री स्कूल है, और अब तक यहाँ पे तकरीबन आज जो है 116 बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रेप से, नर्सरी से लेके क्लास 5 तक। ठीक है, सही है। तो ये 5-6 साल का जो सफ़र है, उसमें अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे हम पहुँचे हैं। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो बच्चों को तालीम फराहम कर रहे होते हैं, यानी मैं सातिज़ा की बात करी हूँ, उनको क्या आप लोग पे करते हैं? जी उनको पे कर रहे हैं, अगरचे हम बहुत ज़्यादा पे नहीं कर सकते, लेकिन हम मुनासिब उनको पे कर रहे हैं, और हम उनके शुक्रगुजार भी हैं कि उसी इलाके से यंग जो है ख़वातीन जो है, लड़कियां हैं, वो बतौर उस्ताद हमने उनको सिलेक्ट किया है। वो यहाँ पे करीब ही रहती हैं ताकि उनके आने जाने में भी मसला नहीं होता, उनको रोज़गार भी मिल गया है, और वो बड़ी डेडिकेशन से बच्चों को तालीम भी दे रही हैं, और दे आर पेड। ठीक है। अच्छा नवीद साहब, मुझे ये बताएं कि जैसे आपने कहा जी कि बच्चों को हम कपड़े फराहम करते हैं, बच्चों को ज़ाहिर सी बात है किताबें या फिर कॉपियाँ हो गई या फिर डिफरेंट स्टेशनरी का सामान हो गया, संडे के संडे एक स्पेशल मील भी होती है, फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी होती हैं, इनकी हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है। ये सारे एक्सपेंसेस आप लोग पूरे किस तरह करते हैं? देखिए, मैंने जैसे मैं समझता हूँ कि ये कोई ज़रूरी नहीं है जब आप ये काम करें तो साहिब सरबत हों या मालदार हों। मैंने इसका आगाज़ किया, हमने यहाँ पे, मैंने और मेरे भाइयों ने और अहले खाना ने एक सोसाइटी बनाई अपने वालिदैन के नाम पे, हमीद नईमा इलाही सोसाइटी। उसके तहत खुद ही हमने ये आगाज़ किया, और साथ साथ फिर लोग मिलते गए, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार इसमें मदद करते रहते हैं, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आप आगाज़ कर दें, आपकी विल हो और लोगों को इत्मीनान हो कि ये सही मकसद पे सही जगह पैसे लगाए जा रहे हैं, तो लोग आपकी मदद के लिए आ जाते हैं। तो मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त जो हैं इसमें मदद करते रहते हैं। सही। अच्छा नवीद, तो इस तरह हमारा ये काम चल रहा है। अच्छा, और हमने बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म दी हुई है। अच्छा। फ्री उनकी बुक्स हैं, और किसी के लिए अभी तक कोई फीस नहीं है। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि और संडे को ये इंतज़ाम होता है कि दवाइयाँ फ्री हैं। अच्छा। डॉक्टर आते हैं जो उनके चेकअप करते हैं आफ्टर फोर्टनाइट, और बाकी जो खाने का, बाकी सब जो खर्चा उन पे किया जाता है। अच्छा ठीक। मुझे बताएं सर, ये कि हमने देखा है कि हमारे मुल्क में बहुत बड़ी तादाद बच्चों की, या फिर मैं ये कहूँ कि यूथ की ऐसी जो कि बेरोज़गार है। अच्छा जाहिर सी बात है, जब बच्चों को तालीम नहीं मिलेगी, शुरू से उनके लिए कोई पढ़ने का सेटअप ही नहीं होगा उनके एरिया में, तो उनके लिए एक अच्छी नौकरी तो सिर्फ एक ख्वाब रह जाएगा। और फिर ऐसे बच्चे या ऐसी जो हमारी यूथ है जो बेरोज़गार है, वो हमारे मुल्क पर एक बोझ हो जाती है, और ये जिम्मेदारी होती है हमारे सियासी निज़ाम की, जी कि हमारा निज़ाम ऐसा हो कि हम बच्चों को तालीम ये कहें कि जी मुफ्त है, लेकिन उल्टा हो रहा है ना हमारे मुल्क में कि अब तालीम बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। स्पेशली बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि स्टार्ट से जो है ना उनके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त उनके लिए ट्रैक हो, अदरवाइज़ वो एक गलत एक्टिविटी का शिकार हो जाता है। सो आपको क्या लगता है इसके लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या मैकेनिज़्म होना चाहिए? देखिए, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि तकरीबन 5 साल की उम्र से लेके 14 साल की उम्र तक यहाँ पे पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। अच्छा।
आप उसको हुकूमत की, रियासत की कोताही समझ लें या रिसोर्सेज की कमी समझ लें, जो भी है एक बहुत बड़ी तादाद। और जब ये लोग और ये बच्चे बड़े होंगे तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस माशरे में किस तरह के लोग यहाँ पे आगे आएंगे। तो इस वक्त हमारे पे फ़र्ज़ है, देखिए अगर हम समझें कि हुकूमत या रियासत इसमें उतना किरदार अदा नहीं कर रही, तो हम सब का भी एक होना चाहिए इसमें रोल कि हम अपना अपना हिस्सा इसमें डालते जाएं, ताकि हर बच्चे को वैल्यू एडिशन हो। मैंने इस इलाके में देखा है, आपको कई सोशल नॉर्म्स भी हैं, ट्रेडिशंस भी हैं, लोग ये चाहते हैं, गरीब लोग हैं, पॉवर्टी बहुत हद तक है वहाँ पे, अपने बच्चों को वो चाइल्ड लेबर पे लगा देते हैं। बिल्कुल उसी इलाके में बहुत बड़ी तादाद जो संडे को बच्चे आते हैं जो पढ़ते नहीं हैं, उनको माँ बाप ने काम पे लगा दिया है और सख्त लेबर पे भी लगाया हुआ है। उसी इलाके में आपको मैं एग्जांपल दूंगा कि एक बच्चा हमारे संडे को आता था, लेकिन मालूम हुआ कि वहाँ पे वो काम करता है बड़ी हार्ड लेबर। अच्छा। तो मैंने उसके वालिद को अप्रोच किया, तो उन्होंने कहा जी मेरा बच्चा तो 100 रुपया रोज़ कमा रहा है। अच्छा। तो मैंने उसको ऑफ़र की कि हम आपको 100 रुपये के हिसाब से 3000 मंथली पे करेंगे, आप बच्चे को स्कूल आने दें। लेकिन वो उस पर राज़ी नहीं हुआ। लेकिन बहुत बड़ी तादाद है गरीब लोगों की जो ये चाहते हैं, उन्हें इल्म का, तालीम का उन्हें इदराक है कि बच्चे पढ़ेंगे तो कल ये हमारे लिए और मुल्क के लिए भी कुछ ना कुछ हो सकेंगे। तो बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है, लेकिन वो लोग भी हैं जो गुर्बत के हाथों तंग हैं और वो नहीं चाहते कि बच्चों उनके हाथ में हाथ बटाएं और उनके लिए तालीम इतनी अहम नहीं है। सही, ठीक। अच्छा सर, हमारी जो यूथ है 40 to 45%, सर टेक्निकल एजुकेशन की मैं इसलिए बात करना चाह रही हूँ क्योंकि इंटरनेशनली हमें किसी भी चीज़ को बीट करने के लिए हमें उस लेवल पर काम करना ज़रूरी है। लेकिन बदकिस्मती से हम तो शायद जागते ही बहुत ज़्यादा लेट हैं, हमें चीज़ों का बहुत देर में पता चलता है। तो आपको नहीं लगता कि यूथ को स्पेशली एम्पावर करने की बड़ी ज़रूरत होगी अब हमारे मुल्क में, ताकि हम जो है इंटरनेशनली चीज़ों को बीट कर सकें? जी बिल्कुल, ये आपकी जो यहाँ पे यूथ बल्ज है, आपकी जो 30 एंड लेस जो है 60% पॉपुलेशन है और वही आपकी पावर बनेगी अगर आप उनको एजुकेट करेंगे, उनको टेक्निकली उनको आप साउंड करेंगे। देखिए मैंने बाहर भी सर्व किया एज डिप्लोमेट, मैंने देखा कि जो लोग मजदूरी करने जाते हैं, स्किल्ड लेबर नहीं है, वो बहुत कम पैसे में और कसम पुरसी में बाहर भी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो हमने हमेशा तजवीज़ दी है कि आप यहाँ पे स्किल्ड लेबर भेजें। उनकी एकदम तनख्वाह जो है वो 3 गुना 4 गुना बढ़ जाती है, उनके लिए भी बेहतर है, घर वालों के लिए भी बेहतर है। तो हमें यही जो बच्चे जिनको हम 2.5 करोड़ हैं, इनको टारगेट करना चाहिए कि किसी तरह इनको कुछ एजुकेशन दें और इनको टेक्निकल एजुकेशन भी दे लें ताकि वो माली तौर पे भी मदद कर सकने अपने वालिदैन की और अपनी भी, और वो पढ़े लिखे भी हों। सही, ठीक। तो अच्छा, ये बहुत अहम है। अच्छा, उसमें तमाम को हिस्सा डालना चाहिए। ठीक। अच्छा सर, अभी आपने एक स्टोरी जैसे कि कोट कीजिए कि एक बच्चा था, उसके वालिद साहब ने मानी नहीं बात, जबकि आप लोगों ने खुद ऑफर कीजिए कि आप लोग पे करेंगे। ये जितने भी बच्चे आपके पास हैं, इनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? क्योंकि ज़ाहिर है शुरू में माँ बाप इस तरह के इलाकों के नहीं मानते, क्योंकि उन्हें पता होता है जी बच्चा डेली बेसिस पे भले से 50 रुपये लेके आ रहा है, लेकिन लेके तो आ रहा है। लेकिन अब जितने भी बच्चे आपके पास हैं, इनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? मेरा ख्याल है जो जिन्होंने बच्चों को स्कूल भेज दिया है वो तो वो लोग हैं जो वाकई तालीम को समझते हैं कि उनके बच्चों के लिए अहम है। इसमें मजदूर भी हैं, इसमें झोंपड़ी में रहने वाले भी हैं, इसमें बड़ी कसम पुरसी में रहने वाले भी लोग हैं। तो उनको एक मौका मिल गया है कि उनको तालीम दी जाए, वो उससे पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। एक तादाद है थोड़ी सी जो जिनमें समझ बूझ नहीं है, वो समझते हैं कि अभी बच्चों को लगा दें तो कल ये हमारा हाथ बटाएंगे। लेकिन उनको भी हम कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को खाना भी मिल जाएगा, पढ़ भी जाएंगे और चंद सालों बाद वो बेहतर तरीके से आपके मददगार साबित होंगे। सही, तो मेरा ख्याल है अवेयरनेस की जरूरत भी है। अवेयरनेस की भी जरूरत है। सर बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू कल आपको बड़ी कामयाबी से हमकनार कराए। एक बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट आप आगे लेकर चल रहे हैं जिसमें हमारे जो बच्चे हैं, मैं हमेशा जब भी बच्चों की बात करती हूँ मैं कहती हूँ हमारा फ्यूचर है। अच्छा, फ्यूचर की जब बात होती है ना तो फ्यूचर की गिनती बड़ी ज़रूरी होती है। ज़रा शहर कायद की बात करते हैं। शहरियों के लिए अच्छी खबर है, अगले माह से 7वें खाना और मरदमशुमारी का अमल शुरू होगा। ये अमल किस तरह से होगा और कब तक चलेगा, जानते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद बताएगा क्या डिटेल्स हैं इससे मुतालिक आपके पास? अच्छा बिल्कुल, मुल्क भर में 7वीं खाना और मरदमशुमारी का मरहला अगले माह से शुरू हो रहा है और इस हवाले से पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में ऐसा होगा कि यह डिजिटल डेटा होगा जो शहरी खुद भी जमा करा सकेंगे अपने कवायफ, और उसके लिए एक वेब लिंक मुहैया किया जाएगा। 15 दिन का वक्त होगा हर शहरी के पास कि वह अपना और अपने अहल खाना की मुकम्मल तफसील
अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए या लैपटॉप के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए वो उसमें उसका इंदराज कर दे। और उसके बाद 1 मार्च से इदारा शुमारियात की टीमें घर घर जाकर लोगों से मालूमात लेंगी, उनकी पूरी तफसील जमा की जाएगी और ये मरहला 1 अप्रैल तक जारी रहेगा, जिसके बाद 30 अप्रैल तक तमाम डेटा मुरतब करके इदारा शुमारियात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हवाले कर देगा और उसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियाँ भी करेगा और आम इंतखाबात की तैयारी भी उसके साथ की जा सकेगी। पाकिस्तान में यह 7वीं मरदमशुमारी है और इससे पहले जब मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान एक थे, यानी मुत्तहिद पाकिस्तान के ज़माने में 2 मरतबा मरदमशुमारी का मरहला हुआ है। पहली मरतबा 1951 में मरदमशुमारी हुई थी, जिस वक्त वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान थे और 51 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ 37 लाख अफराद पर मुश्तमिल थी। दूसरी मरदमशुमारी अय्यूब खान के दौर में 1961 में हुई। उसके बाद 1971 में तीसरी मरदमशुमारी होना थी, जो पाक भारत जंग और सकूत मशरक़ी पाकिस्तान की वजह से नहीं हो सकी और उसके बाद 1972 में ये मरदमशुमारी हुई है। उसके बाद जनरल ज़िया-उल-हक़ के दौर में 1981 में मरदमशुमारी हुई और उसके बाद 1991 की मरदमशुमारी नहीं हो सकी। उसके बाद 1998 में नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में मरदमशुमारी और खानाशुमारी का एक और मरहला मुकम्मल हुआ। उसके बाद हमें बहुत तवील अरसे तक मरदमशुमारी मुल्क में नहीं हो सकी। 2001 में होना थी, नहीं हुई। 2008 में भी नहीं हो सकी और उसके बाद 2010 में भी मरदमशुमारी नहीं हुई। अप्रैल 2012 में भी मरदमशुमारी होना थी, जो मुख्तलिफ सियासी वजूहात की बुनियाद पर रोकी जाती रही और नहीं हो सकी। उसके बाद आखिरी मरतबा जो 6ठी मरदमशुमारी थी वो 2017 में हुई थी और उसके मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ 77 लाख अफराद पर मुश्तमिल बताई गई थी। लेकिन 2017 की मरदमशुमारी पर मुख्तलिफ सियासी जमातों, ख़ासतौर पर जमात इस्लामी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एतराज़ किया था, क्योंकि उसमें कराची की आबादी को उनके मुताबिक आधी से भी कम करके बताया गया था। लेकिन 2018 के इंतखाबात उसी मरदमशुमारी के अबूरी जो आदाद शुमार थे उनके मुताबिक कराए गए थे और उस हवाले से बहुत सारे मामला जो थे वो सियासत में और अखबारात में और मीडिया में आते रहे। जमात इस्लामी का इस हवाले से मौक़िफ़ यह है कि मरदमशुमारी डी फैक्टो बुनियाद पर हो, यानी जो शख्स जहाँ रहता है उसको वहीं गिना जाए, जबकि उनका ये कहना है कि डी जोरे बुनियाद पर ना की जाए, यानी कि अगर मैं रहता कराची में हूँ लेकिन मेरे शनाख्ती कार्ड पर मेरा पता मुल्तान का, पेशावर का या कोयटा का होगा तो मुझे यहाँ नहीं गिना जाएगा, मुझे मेरा पता, मेरा शुमार। ठीक है खुर्शीद, बेहद शुक्रिया आपका, आप हमें डिटेल्स दे रहे थे। अच्छा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी कि मरदमशुमारी हो, क्योंकि ये गिनती का अमल होता है और जब गिनती का अमल सही तरीके से होगा तो आपके लिए वसाइल भी फिर सही तरीके से पैदा होंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है उसकी पॉलिसीज़ में शामिल होती है चीज़, उसकी एक ज़िम्मेदारी होती है कि आपके लिए वसाइल पैदा करें। तालीम है, सेहत है, जॉब है, इसके अलावा डिफरेंट जो चीज़ें जो कि बुनियादी ज़रूरियात हैं। आजकल हम पाकिस्तान में एक ही चीज़ को रोते रहते हैं कि जी जो बेसिक सहूलियात है वही नहीं मिलती। जब गिनती का अमल सही होगा तो सही तरीके से वसाइल भी पैदा होंगे। अच्छा, कराची में ये चीज़ें बार बार उठती हैं जी कि मरदमशुमारी सही तरीके से नहीं हुई, दोबारा होनी चाहिए या दोबारा इस तरह का पैटर्न अपनाया जाए। आई थिंक कि जब आप एक दफ़ा इस चीज़ पर जा रहे होते हैं तो आपकी पॉलिसीज़ या आपका पैटर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और किसी को सवाल उठाने की जहमत ही ना हो। और जब आप एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न से आते हैं मरदमशुमारी के लिए तो फिर जाहिर है कि वसाइल को वसाइलों की राह बनाने में या फिर लोगों के लिए वसाइल पैदा करने में आपके लिए उतनी आसानी है, क्योंकि हमारी जो आबादी है ना वो बढ़ती चली जा रही है। आप इस बढ़ती हुई आबादी को रोक नहीं सकते। आप काम ये कर सकते हैं कि आप जो वसाइल पैदा करने का आपके जो तरीके हैं, जो आपकी पॉलिसीज़ हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप उसमें थोड़ी डेवलपमेंट कर सकते हैं ताकि लोगों को बर वक्त सहूलियात मिल सके। वो चाहे सेहत से मुतालिक है, वो चाहे तालीम से मुतालिक है, वो चाहे जॉब से मुतालिक है, ये कोई भी ऐसी बेसिक सहूलत जिसका एक शहरी हक रखता है। वेलकम बैक वंस अगेन। आपको बताएं कि एक तरफ तो मरियम नवाज शरीफ की वापसी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स की जानिब से उम्मीद सहर का नाम दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 35 रुपये का इजाफा हुआ है। इस पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ जावेद ने गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से खुसूसी गुफ्तगू की थी। क्या कह रहे थे वो ज़रा आपको सुनवाते हैं। शुभा, इस वक्त मुल्क के अंदर महंगाई मौजूद है और हालिया इजाफों से महंगाई में मज़ीद इजाफे का ख़तरा मौजूद है, लेकिन ये जो आज फ़ैसले हमें करने पड़ रहे हैं ये वो फ़ैसले हैं कि जिनके ऊपर IMF के साथ मुआहदा करते हुए इमरान खान साहब दस्तखत करके गए हैं। आज हमारी हुकूमत के पैरों की जो सबसे बड़ी जंजीर है
वो IMF का मुआहदा है जो इमरान खान साहब ने बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर पढ़े हुए किया। और उस वक्त हम अपोजिशन में थे, हम चीख चीख कर कहते थे कि ये मुआहदा जो है पाकिस्तान में महंगाई लाएगा, इसमें पाकिस्तान के अवाम के मफाद को पेश नज़र नहीं रखा गया। लेकिन आज हमारी मजबूरी ये है कि इमरान खान साहब ख़जाने जब खाली करके गए तो हम इस मुआहदे से पीछे भी नहीं हट सकते, क्योंकि अगर हम इससे पीछे हटें तो पाकिस्तान के पास डॉलर के ज़खायर नाकाफ़ी हैं। और अगर हम अपने मुल्क को दिवालिया होने से बचाना चाहते हैं और IMF के साथ मुआहदे को बरकरार रखना चाहते हैं तो हमें उन तमाम शराइत को पूरा करना पड़ेगा जिस पर इमरान खान साहब मुआहदा करके गए हैं। IMF के साथ मुआहदा इमरान खान ने किया, लेकिन इन तमाम शराइत के वो ख़िलाफ़ चलते रहे, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान को शदीद एतमाद के बहरान का भी सामना है। IMF पाकिस्तान पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं, लिहाजा वो ये कहता है कि पहले इक़दामात उठाओ फिर हमसे बात करो। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि अस्पतालों के इंतहाई मुज़रे सेहत फजले से बच्चों के फीडर्स, खिलौने और प्लास्टिक के बर्तन बनाने का मकरू धंधा कहाँ जारी है? विफाकी दारुल हुकूमत में। इंसानी जानों से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ डंडा उठा लिए गए। इदारा तहफ़्फ़ुज़ बराए माहौलियात की टीम ने छापा मार कर 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया और 2 गोदाम सील कर दिए हैं। उस्मान जावेद मलिक की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे। शिफाखानों में खतरनाक अमराज फैलाने का घिनौना खेल, मरीजों के जेरे इस्तेमाल प्लास्टिक अशिया का फुजला, शीरख्वार बच्चों के फीडर, खिलौने, खाने के बर्तन वगैरह बनाकर इंसानी जानें दांव पर लगाई जाने लगी। सरबराह एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी फरजाना अल्ताफ शाह ने AC पोटोहार और पुलिस के हमरा शम्स कॉलोनी में छापा मारा। कहती हैं इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस, यूरिन बैग, न्यूबलाइजर, डायलिसिस मशीन और दीगर आलात से अवामी सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। बच्चों के फीडर इस मटेरियल से बन रहे हैं, तो ये एक लंबी लिस्ट है। जब ये चीज़ प्लास्टिक दाने में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको रॉ मटेरियल के तौर पे कहीं भी किसी भी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बीमारियों का मंबा है। ये इसी को रिसाइकल करते हैं प्लास्टिक को। ये फर्दर जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स है ना वो इनसे बनते हैं। तो जो एक ऑलरेडी इन्फेक्टेड मटेरियल है उससे फर्दर चीज़ बनाना डायरेक्टली अफेक्ट करती है आपकी हेल्थ को। छापामार टीम ने मुजरे सेहत खाम माल से तैयार अशिया के 2 गोदाम सील करके 3 मुल्जमान गिरफ्तार कर लिए। वाज़े कर दिया कि ये कार्रवाइयाँ अब थमने वाली नहीं। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ उस्मान जावेद मलिक, समा, इस्लामाबाद। अब इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए फरजाना अल्ताफ शाह सरबरा इदारा तहफ़्फ़ुज़ बराए माहौलियात हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। फरजाना साहबा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, एक इतना सेंसिटिव मामला, बच्चों की स्पेशली सेहत, उनके फीडर्स, उनके पैसिफायर, उनके टॉयज़ इस तरह की गंदगी से बनना। मैम मुझे प्लीज़ बताएं कि हम आगे क्या होता हुआ देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो समा और उसकी टीम का शुक्रिया कि जिन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस पे मेरा साथ दिया। और मकसद ये था कि मीडिया के जरिए लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि आपके इर्द गिर्द जहाँ भी ये एक्टिविटी हो रही है आप इस पे नजर रखें, क्योंकि जिस इलाके में हमने ये बरामद किया है मटेरियल, वहाँ भी इर्द गिर्द आबादी है, लोग रह रहे हैं और किसी की नजर में ये चीज नहीं आ रही थी। तो मीडिया को ले जाके एक तो ये बताना कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम छुपाना चाहते हैं। ठीक है। असल वजह क्या है कि हमारे मुल्क में कानून मौजूद है। ठीक है। हम इदारे जिस हद तक कोशिश हो रही है, चाहे सूबाई सतह पे चाहे वफाकी सतह पे, हम हर तरीके से मुमकिन बना रहे हैं कि तमाम अस्पतालों को इस दायरे कार में लाएं और वो अपना जितना भी वेस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर भी हमारे यहाँ कुछ ऐसे जराइम पेशा अनासर मौजूद हैं जिनको ना तो इंसानी सेहत की परवाह है, ना इंसानियत की परवाह है और ना अपने कौमी फरीजे की परवाह है। और इन सारी चीजों को बलाए ताक रख के वो इस मुल्क के लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हैं। जहाँ एक तरफ हुकूमत कभी सेहत की मुख्तलिफ मौके लोगों को मैसर करती है, सेहत की सहूलतें मैसर कर रही है, तो हॉस्पिटल का ये जो वेस्ट होता है ये तो डायरेक्ट जो है हर मरीज से ताल्लुक रखता है। इसमें हम नहीं कह सकते कि 0.1% वेस्ट भी हमारा ऐसा है जिसको रिसाइकिल किया जा सके। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये पैगाम सब तक पहुंचाना चाहूंगी और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि तमाम हमारे मीडिया के दोस्त जो हैं इस चीज को सब तक कन्वे करें कि अपने इर्द गिर्द नजर रखिए कि इस किस्म का वेस्ट
अस्पतालों से निकल के कहाँ जा रहा है। सही। हमारे हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं 2005, जिनको हम रिवाइज भी कर चुके हैं। फिर इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी की हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इवन नेशनल सर्विसेज जो है उनके साथ मिलके हमने गुज़िश्ता दिनों भी एक पूरा प्लान बनाया कि हम तमाम अस्पतालों पे कंपल्सरी है, ये नहीं कि करेंगे, ऑलरेडी कंपल्सरी है कि वो इस कानून के तहत अपने तमाम फजले को सही तरीके से ठिकाने लगाएंगे। लेकिन ये गफलत शुरू होती है अस्पतालों से और जा रही है वहां तक जहां ये कारखाने इस किस्म की चीजें इस प्लास्टिक वेस्ट से बना रहे हैं। बिल्कुल फरजाना साहबा, आप जैसे कह रही है ना कि कंपलसरी है, बल्कि किया नहीं गया, ऑलरेडी मौजूद है, तो मुझे इसमें एक और चीज़ ज़रा रहनुमाई कीजिएगा। जब एक चीज़ ऑलरेडी मौजूद है तो फिर अस्पतालों की जानिब से इतनी गफलत का मुजाहरा कैसे किया जा सकता है? यकीनन जो मेन कल्प्रिट है वो तो हॉस्पिटल इंतज़ामिया है, वहाँ की मैनेजमेंट है, जो कि देख ही नहीं रही कि उनका वेस्ट कहाँ जा रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही है। और इसमें हमने इस कार्रवाई के दौरान, और ये कार्रवाई का मैं ये नहीं कहूँगी कि ये यहीं वफाकी सतह पर, बल्कि हमारे सूबों में भी बहुत सारी जगहों पे ये चीज हो रही है। बिल्कुल। और ये किसी भी कानून के तहत किसी भी अस्पताल के सरबराह की जिम्मेदारी है। और हमारे पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 के सेक्शन 19 के तहत अगर ये कंफर्म हो जाए कि कोई भी ऐसे माहौलियाती कानून की वायलेशन जो है वो हुई है, तो उसमें इदारे के सरबराह या मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई वो भी CRPC के तहत हो सकती है। सही, ठीक। फरजाना साहब, कता कलामी की माज़ देखिए, हम कहते हैं जी कवानीन मौजूद है, कवानीन के तहत ये हो सकता है, लेकिन आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन का बहुत बड़ा मसला है, चेक एंड बैलेंस का बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि ना सिर्फ विफाकी दारुल हुकूमत बल्कि बड़े बड़े शहरों को मैं अगर नाम लूंगी ना, तो जो देखने और सुनने वाले हैं वो एक सेकंड के लिए सोचेंगे कि वाकई, जैसे कराची हो गया, कराची में चीज़ आम है, लाहौर हो गया, लाहौर में चीज़ आम है, फैसलाबाद सनती इलाका है, वहाँ पर ही चीज़ आम है। हम बच्चों की हेल्थ जिसको सबसे ज़्यादा हमें मद्देनज़र रखना चाहिए, ये जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ये ज़ाहिर है बच्चे हर चीज़ उठा के मुंह में डाल लेते हैं, खिलौने उनकी पैसिफायर्स, उनके फीडर्स इस तरह के फुजले से बनना, आपको नहीं लगता कि कवानीन में अब तरमीम और सख्त पॉलिसीज़ अपनाने की ज़रूरत है, और इस सख्त पॉलिसीज़ को ना सिर्फ बनाया जाए बल्कि सख्ती से लागू भी करवाया जाए? मैंने बिल्कुल आपके साथ शेयर किया है कि हम अपने इस कानून को रिवाइज भी कर चुके हैं और अनकरीब 2 हफ्तों के दौरान इस कानून की नई नोटिफिकेशन हो जाएगी। एक चीज और शेयर करना चाहूंगी, ये तो वो कुछ चीजें हैं ना, हम जो कहते हैं कि ये बच्चों के फीडर या इस तरह के खिलौने या दूसरी चीजें बन रहे हैं। हमारी एक गरीब क्लास है जी, वो गरीब अवाम है हमारे, जो दिन को मजदूरी करते हैं, चलते फिरते, उनको कहीं किसी ढाबे पे किसी जगह खाना खाना पड़ता है, तो इन प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खा रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही। और इस मटेरियल से बने हुए प्लास्टिक के बर्तनों में जब सालन वगैरह डाला जाता है तो वो मजीद केमिकल रिएक्शन होके और खतरनाक चीज हो जाती है। जैसे हमने वफाकी दारुल हुकूमत में पॉलीथीन बैग बैन किए थे, उसकी भी वजह ये थी कि डायरेक्ट इंसानी जान पे उनका क्या असर आता है, और हम इस चीज को अभी भी बहुत हद तक समझ नहीं पा रहे कि ये प्लास्टिक किस कदर खतरनाक चीज है। हमारी अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है, इस पे मजीद हम कानून बना रहे हैं कि प्लास्टिक के चम्मच छुरियां वगैरह जो हैं, इनका कैसे इस्तेमाल खत्म किया जाए। कम से कम इस वक्त जो हमारी मिनिस्टर साहिबा हैं वो इसमें बहुत ज्यादा फोकस है उनका प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर। अच्छा, तो इसी सिलसिले में हम ये चीजें भी मजीद करते जा रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज कहूंगी कि वो जो प्लास्टिक से बना हुआ सामान है वो तो हमारा मे बी कोई अनपढ़ शहरी इस्तेमाल कर रहा हो, ना समझ, जिसको पता ना हो इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन जिस हॉस्पिटल से वो वेस्ट निकल रहा है वहाँ एक क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर बैठा हुआ है और उसी ने इलाज करना होता है मरीज का। तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि मेरे हॉस्पिटल से निकलने वाला ये जो वेस्ट है ये कहीं और बीमारियों का सबब न बने। सही। तो जिम्मेदारी सबसे पहले मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि हम इदारों की नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी है, लेकिन वो इदारे जिन्होंने कानून पे अमल करना है वो भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में जरूर आगे आए और सही तरीके से ट्रू लेटर एंड स्पिरिट अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। क्योंकि अकेले इदारे जैसे इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, हम घर घर जाके या एक एक अस्पताल, एक एक हेल्थ फैसिलिटी, छोटे छोटे क्लिनिक जहां एक सिरिंज से टीका लगाया जाता है वो भी हॉस्पिटल वेस्ट है।
अच्छा फरजाना साहब, मुझे करना जरूरी है। मुझे एक और चीज जरा बताएगा कि 3 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया, 2 गोदामों को सील कर लिया, लेकिन जो इस गोदाम के मालिकान हैं, या जाहिर सी बात है कि सिर्फ 2 गोदामों तक तो बात नहीं होगी ना, मजीद भी गोदाम होंगे, ये तो अभी आप लोगों ने लेबर पे हाथ डाला है, तो जो मेन इनके मालिकान है उनकी गिरफ्तारी के हवाले से या फिर जो मजीद गोदामों पर छापा मारने की कोई अगर आप लोगों ने प्लानिंग की हो तो प्लीज मैं चाहूंगी जरा अगर वो शेयर आप कर सकें। अच्छा नहीं, इसमें मैं आपको तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो एसी मेरे साथ थी नाहल बहुत एक्टिव, बड़ी यंग ऑफिसर है, लेकिन हमारी इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन इस लिहाज से एनवायरनमेंट में हमारे साथ बहुत ज्यादा साथ देती है। उन्होंने सिर्फ यही नहीं किया, वो मालिक अरेस्ट किए हैं हमने, वहाँ लेबर नहीं अरेस्ट की है। अच्छा, जो ओनर थी उस गोदाम की, उन लोगों को जो ये काम कर रहे थे, ठीक है, और उसके साथ साथ ट्रैक डाउन हम कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से किन किन अस्पतालों से वो वेस्ट आया था, क्योंकि जो हम वेस्ट मिलता है उसके ऊपर मुख्तलिफ कहीं ना कहीं पेशेंट का नंबर, कोई ना कोई आईडी ऐसी हमें मिली है जिसके ऊपर मुख्तलिफ अस्पतालों की आईडीज लगी हुई हैं। तो उसको भी वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ट्रैक डाउन कर रही है, क्योंकि उन्होंने FIR भी इस पे फाइल कर रही हैं। और ये मैं नहीं कहूँगी कि 1 डे 1 टाइम पर 1 डे एक्टिविटी है, ये हमारा कंटिन्यूस रहेगा। जैसे मैं हमेशा से क्लेम करती हूँ कि इस्लामाबाद हमारा इतना खूबसूरत कैपिटल सिटी है, वहाँ पे 3-4 चीजों को हमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अगर इस्लामाबाद में हम क्लीन एयर की बात करते हैं तो उसके साथ साथ ये जो फुजला है इसको खत्म करना और क्लीन वाटर पे हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। ठीक है, ये एक और चीज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताऊंगी कि ये नहीं है कि ये वेस्ट जो है अगर इस तरह से इकट्ठा करके रिसाइकिल किया जा रहा है और उससे चीजें बनाई जा रही हैं तो वो खतरनाक है, बल्कि अगर इसको इधर उधर फेंक दिया जाए जी वो तो और भी अलार्मिंग सिचुएशन है, जाहिर सी बात है उससे और भी ज्यादा बीमारियां फैलने का खदशा है, गंदगी फैलने का खदशा है। बेहद शुक्रिया मैम, अब हमारे से गुफ्तगू कर रही थी, वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने इर्द गिर्द ऐसा कोई काम होता हुआ देख रहे हैं तो ज़रूर रिपोर्ट करें। आपकी अपनी हेल्थ, आपके प्यारों की हेल्थ, और ये एक शहरी की जिम्मेदारी है जो आप अदा करेंगे। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, आपकी हेल्थ से ही जुड़ी मज़ीद बात करेंगे। फालिज एक ऐसी बीमारी है जिसके बायस जिस्म का कोई मखसूस हिस्सा या फिर पूरी आपकी बॉडी जो है वो काम करना छोड़ देती है। फालिज की बुनियादी वजह दिमाग में खून का लोथड़े की शक्ल में जमना, ये खून का बहना है जिसकी वजह से बहुत लंबे अरसे तक माजूरी हो सकती है। इसलिए अगर आपको कभी भी कुछ ऐसा फील हो तो उसको लाइट ना ले। दिमागी फालिज जो है इससे कैसे बचा जा सकता है, सिम्टम्स क्या हैं, इसी पर बात करने के लिए जो है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मुश्तबा अहमद कियानी साहब। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग सर, मुझे बताएं कि आम आवाम के सानी के लिए बेसिकली फालिज क्या है, ये कैसे आपको हो जाता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं? जैसा कि आपने अपने इंट्रो में बताया कि ये बेसिकली खून का लोथड़ा दिमाग की किसी शरीयान में जाकर उसको क्लॉग कर देता है, उसको बंद करता है, तो उससे फालिज की अलामात आती हैं। एक और तरह का फालिज है जिसमें दिमाग के किसी हिस्से में ब्लीड हो जाता है, खून जो है वो ब्लीड की सूरत में जमा हो जाता है, जिसकी सूरत में भी फालिज का अटैक हो जाता है। जो ब्लीडिंग वाला फालिज है ये 15% लोगों में होता है और मेजॉरिटी जो है वो 85% जो क्योरेबल है, जो इसमें खून का लोथड़ा, खून की सप्लाई ब्रेन को, दिमाग को बंद हो जाती है और एक खून का लोथड़ा वहाँ जाके उसको ब्लॉक कर देता है। फालिज की अलामात जो आम लोगों के जानने की ज़रूरी हैं और जिनको फौरी रिकग्नाइज करना ज़रूरी है ताकि इसका इलाज किया जा सके, वो बड़ी सिंपल हैं। और किसी को भी फालिज हो रहा हो तो या तो उनका मुंह टेढ़ा होना शुरू हो जाता है, एक तरफ कोई लिप इस तरह या इस तरह टेढ़ा होना शुरू हो जाता है, वो बोलने से कासिर हो जाते हैं, उनसे बोला नहीं जा रहा होता, और उनकी एक साइड ऑफ द बॉडी बाजू और टांग वो वीक होना शुरू हो जाती हैं और साथ शायद उनको बताने में मुश्किल होती है। जो फालिज का मरीज़ है सबसे मुश्किल बात यह है कि वो खुद से नहीं बता सकता कि मुझे कुछ हो रहा है या मुझे फालिज हो गया है, क्योंकि वो खुद उसके बोलने की सलाहियत और वीकनेस की वजह से शायद उसका मूव करना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो इर्द गिर्द के लोग हैं, बाय स्टैंडर्ड्स और जो रिश्तेदार हैं या घर में जो भी मौजूद है, उनको रिकग्नाइज करना पड़ता है कि इस मरीज़ को, इस आदमी को हमारी मदद की ज़रूरत है और ये उनको एक साइड पर वीकनेस शुरू हो गई है और ये बोल नहीं सक रहे और ये कोई मसला है, तो इसका फौरी तौर पर हस्पताल पहुँचाना फालिज के मरीज़ को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले तो इसका इलाज
इतना कोई बहुत प्रॉपर नहीं था, लेकिन 2015 से दुनिया भर में इसका एंजियोग्राफी से इलाज किया जाता है। और जैसे दिल की बीमारियों में हम लोग पहले स्टेंट डाल के और दिल की शरेयान जो बंद होती थी हार्ट अटैक में उसे खोल दिया करते थे, जी जी। तो अभी फालिज के मरीजों में भी यही इलाज इंट्रोड्यूस हुआ है और इसकी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है कि अगर आप उसी वक्त अगर मरीज़ टाइम से आपके पास अस्पताल में पहुंच जाता है जी जी। तो उसका एंजियोग्राफी के ज़रिए हम जाके स्टेंट के ज़रिए मदद से वो क्लॉट जो उसकी शरेयान में दिमाग की फंसा होता है उसे निकाल देते हैं। सही। जब वो निकालते हैं तो उसकी जो डिसेबिलिटी है उसको रिवर्स किया जा सकता है। अच्छा। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है जी कि टाइम पर पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली दिमाग ऐसा ऑर्गन है कि अगर उसकी ब्लड सप्लाई ज़्यादा देर तक रुकी रहे तो परमानेंट डैमेज का शिकार हो जाता है। और हमारी भी कोशिश सिर्फ ये है कि जब भी किसी को आप रिकग्नाइज़ करें कि जी ये मसले हो रहे हैं, वो बोल नहीं सक रहा, उसका मुंह टेढ़ा हो रहा है, उसकी एक साइड ऑफ द बॉडी वीक हो गई है, कमज़ोर हो गई है, तो उसको फौरी विद इन 4 आवर्स अगर आप हॉस्पिटल में पहुंचा देंगे जी जी। और वो भी अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में ये अस्पताल बहुत थोड़े हैं। मैं पिंडी इस्लामाबाद में मैं प्रैक्टिस करता हूं तो यहाँ पे 3 अस्पताल हैं खाली गवर्नमेंट सेक्टर में। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है और आर्मी वालों का मिलिट्री हॉस्पिटल है और एक शिफा इंटरनेशनल प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। सो होता ये इन RIC रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जहाँ मैं काम करता हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है, इसके कोई पैसे नहीं लेते। अच्छा। सो उसमें होता ये है कि अगर 4 आवर्स में पेशेंट पहुंच जाए तो हम उसकी फौरन एंजियोग्राफी करके और उसका जो क्लॉट जो दिमाग में फंसा होता है उसे निकाल देते हैं। और अगर वो 4 आवर्स के अंदर पहुंचा हो तो 80% चांस होता है कि वो मरीज फुली रिकवर हो जाएगा और वो सारी उम्र के लिए अपाच होने से और बच जाएगा ना? एक डिसेबिलिटी का शिकार होने से बच जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर खुदा न खास्ता कि लाइक आपको ये अटैक हुआ है और आपको पहुंचने में देरी हो गई है, तो सर क्या इसका हम ये समझें कि ये तो आपके लिए बड़ी एक अलार्मिंग सी चीज़ पैदा हो सकती है कि 4 घंटे का टाइम आप जैसे कह रहे हैं, हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं जी कि किसी को पहुंचने में 10 से 12 घंटे, या आपके इलाके में ये फैसिलिटी मौजूद ही नहीं है। छोटे इलाकों में होता है ना, जैसे समझ लें हम गुजरांवाला से लाहौर का ट्रैवल करना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद लाहौर आके रिकवरी होगी, या हम गुजरांवाला से इस्लामाबाद का ट्रैवल करना चाह रहे हो, इस्लामाबाद जाके रिकवरी होगी, तो सर उसमें फिर उस ड्यूरेशन में आप क्या कर सकते हैं? कुछ मरीजों में ये 6 to 24 आवर्स तक विंडो बढ़ाई जा सकती है। अच्छा। और 6 से 24 घंटे में। लेकिन यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो वो उतनी इफेक्टिवनेस ट्रीटमेंट की ख़त्म हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने बोला ब्रेन बहुत जल्दी ब्रेन के जो सेल्स हैं बहुत जल्दी वो डेड हो जाते हैं और उनका नुकसान हो जाता है और वो वापस नहीं आते। लेकिन हमारे पास CT स्कैन की एक स्पेशल तरीका मौजूद है जिसमें हमें पता चल जाता है कि अगर हम ज़रा 6 to 24 आवर्स की विंडो में चले जाएं, यानी 6 से 24 घंटे हो गए हैं अलामात को, और अगर ब्रेन के सेल्स किसी वजह से बच गए हैं और वो डेड नहीं हुए, वो एक स्पेशल किस्म का CT स्कैन है, ये उस पर पता चलता है, तो उन मरीजों में भी हम इंटरवीन करते हैं। लेकिन 99% लोग अगर वो 4 से 6 घंटे मैक्सिमम की विंडो क्रॉस कर जाएं तो फिर उनको उतना फ़ायदा नहीं होता और उनको शायद उनकी को वो हम रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। अच्छा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो बाय स्टैंडर्ड्स और एम्बुलेंस सर्विसेज, किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है उसको फ़ौरन टाइम ज़ाया किए बगैर हॉस्पिटल पहुँचाएँ ताकि उसका इलाज हो सके। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने क्लॉट का जिक्र किया ना जी कि क्लॉट बन जाना जो है इसकी वजह से ये सिचुएशन पैदा होती है। अच्छा, क्लॉट बनता क्यों है? एक्चुअली इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, पर ज़्यादातर वजह वो हैं जो हमने ख़ुद बनाई हैं, जैसे सिगरेट नोशी का बहुत बेदरेक इस्तेमाल जो है, फिर और तरह के जो नशे हैं, ये बहुत बड़ी कॉमन कॉज हैं, बहुत मेजर कॉज हैं जिनकी वजह से जिस्म के अंदर खून के लोथड़े बनना शुरू होते हैं और वो हार्ट अटैक, फालिज और इस तरह के मसाइल क्रिएट करते हैं। इसके अलावा जो हमारे माशरे में और बीमारियाँ हैं जैसे ब्लड प्रेशर का प्रॉपर कंट्रोल ना करना। ब्लड प्रेशर है, किसी को कोई बात नहीं, उसका इलाज मुमकिन है, लेकिन जब आप उसकी दवाई नहीं खाते और उस पर सीरियसली नहीं लेते और कंट्रोल नहीं करते तो वो भी फालिज की वजह बनते हैं। देन हमारी डाइट, हमारी फिजिकल एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें मिल के क्लॉट्स बनाने की और ये फालिज के अटैक की रीज़न बनती हैं। इंतहाई ज़रूरी है कि ये इस बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना कितना ज़रूरी है सेहतमंद ज़िंदगी के लिए, और इसको शुरू
शुरू से ही बच्चों में, स्कूल्स में और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में ये एजुकेशन देने की ज़रूरत है कि एक स्पोर्ट्स को प्रमोट करें, वक्त पर सोना, हेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस फ्री अपने आप को रखना, इसकी तालीम दी जाए। मज़हब का साथ शऊर लोगों को ये भी बहुत ज़रूरी है ताकि अनड्यू स्ट्रेस से बच सकें। सो ये सारी चीज़ें मिलकर हम कोशिश कर सकते हैं कि लोगों को फालिज, दिल के अटैक और इस तरह की बीमारियों से महफूज रख सकें। सर, अभी आपने जिक्र किया ना स्ट्रेस का, तो हमारी सोसाइटी में हर 10 में से 8 जो लोग हैं वो तो स्ट्रेस का शिकार नजर आते हैं, किसी ना किसी वजह से वो डिप्रेशन या टेंशन में होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि हमने कहा कि जी बॉडी का कोई भी एक मखसूस हिस्सा या पूरी बॉडी आपकी इफ़ेक्ट होती है, तो अगर आपका मखसूस हिस्सा इफ़ेक्ट हो रहा है, अगर बॉडी का एक हिस्सा इफेक्ट है, तो उसके लिए तो आपके लिए थेरेपीज़ होती हैं कि आप डिफरेंट थेरेपीज़ पे चले जाते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर पूरी बॉडी आपकी इफेक्ट हो रही है, तो सर उसके रिकवरी में कितना टाइम लग सकता है? देखें जी, अगर आपने एक दफ़ा स्ट्रोक हो गया, मैं इसीलिए बार बार ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक दफ़ा फालिज इस्टेब्लिश हो गया और उसका ये प्रॉपर इलाज ना हो सका, ये दुनिया में भी कोई बहुत पुराना इलाज नहीं है, ये 2015 से होना शुरू हुआ है पूरी दुनिया में भी। हम एट पार हैं, लकीली हम दुनिया के साथ इस इलाज में चल रहे हैं और हम पीछे नहीं हैं दुनिया से। तो अगर एक दफ़ा फालिज का अटैक सेट इन कर जाए और एक दफ़ा कमज़ोरी हो जाए तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज है लोगों की जो इस रिकवरी नहीं होती है और वो परमानेंट डैमेज का शिकार हो जाते हैं। फिर वो एक लाइफ लॉन्ग पूरी एक अपनी ज़िंदगी के लिए मरीज़ बन जाते हैं और एक न सिर्फ वो अकेला मरीज़ होता है बल्कि पूरा ख़ानदान ही ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में शॉर्टली कमेंट कर दीजिएगा, अगर आपको ज़िंदगी में एक दफ़ा फालिज का अटैक हुआ, आप रिकवर हो चुके हैं, क्या दोबारा हो सकता है? जी दोबारा भी हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि जो फालिज का मरीज़ है वो मेडिसिन अपनी इस्तेमाल करे, वॉक करे और जिस वजह से अटैक हुआ है, जिसमें सिगरेट नोशी या जो भी ऐसी वजह है, उसको फ़ौरन तर्क करे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आए। और अगर ये अवेयरनेस फैलानी भी ज़रूरी है कि अगर आपको फालिज का अटैक हो रहा है तो फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचें, टाइम ना ज़ाया करें। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहते हैं। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें और स्पेशली जिन चीज़ों का जिक्र किया है, स्मोकिंग छोड़ दें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। हम डेली बेसिस पे इसीलिए बात करते हैं क्योंकि आपकी सेहत हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे मज़ीद भी बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। आपको बताएं, बर्रे सगीर पाक व हिंद के अजीम बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात कराची में भी हुई। मारूफ कवालों ने नजराना अकीदत पेश किया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शहनशाह हिंद बरे सगीर पाको हिंद के अजीम बुजुर्ग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक अजमेर शरीफ से कराची तक शायान शान मनाया गया। कराची में 5 रोजा सालाना उर्स के आखिरी रोज मारूफ कव्वालों ने नजराना अकीदत पेश किया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 78वें मरकजी सालाना उर्स की तकरीबात में शहर काई समेत मुल्क भर से हजारों की तादाद में अकीदतमंदों और उलमा कराम की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। जो लोग इंडिया अजमेर शरीफ नहीं जा पाते, वो ग़ुलामी के लिए गरीब नवाज़ की ग़ुलामी करते हैं, वो यहाँ पर आके अपनी मन्नतें मुरादें पाते हैं। 78 साल से ये उर्स गरीब नवाज़ बनाया जा रहा है। उलमा कराम ने बुजुर्ग हस्ती के उसवा हुस्ना और आप रहमतुल्लाह अलैह के पैगाम पर रोशनी डाली। उर्स की अहम रस्म कुल शरीफ सज्जादा नशीन सुहेल निज़ामी ने अदा की, जिसके बाद उर्स मुबारक की तकरीबात इख्तिताम को पहुँची। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ में बहुत सारे फ़ायदे रखे हैं। वो रोए ज़मीन पर इसीलिए ही चीज़ उतारी गई है कि आपके फ़ायदे के लिए, वो चाहे सब्ज़ी है, फल है, पीने की कोई चीज़ है, कुछ भी आप देख लें, उसमें आपकी सेहत को लेकर बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अदरक के हवाले से। अदरक ग़िज़ाइयत और बहुत सारे तिबी फ़वाइद से भरपूर सब्ज़ी है जो इंसानी सेहत को बरकरार रखने में बहुत ही अहम रोल प्ले कर रही होती है। अदरक हमारी सेहत के लिए कितनी इफ़ेक्टिव है, क्योंकि हमने अक्सर देखा ना कि खाने में, स्पेशली सब्जियों में जो भुनी हुई सब्जियां होती हैं ना, मेरी अम्मा तो हर सब्जी में अदरक डाल देती हैं और मेरी इतनी लड़ाई होती है इस बात पे कि मैं कहती हूँ कि मुझे ये वाली सब्जियां नहीं खानी। वो कहती हैं चबा चबा के अदरक का खाओ। हर्बलिस्ट उम्मे राहील इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। आप भी ऐसे ही करती हैं, हर सब्जी में अदरक डाल लेती हैं? डालनी चाहिए। डालनी चाहिए, क्यों?
देखिए अदरक सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं है, हमने हर चीज़ को सिर्फ टेस्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसके फ़ायदे नहीं देखते। अदरक जो है बेतहाशा फ़ायदे लिए हुए, उसमें जो मेन जो चीज़ है वो आपके जो मेटाबॉलिज्म है उसको फास्ट करती है, आपका जो जिसे कहते हैं ना हाजमा, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको प्रॉपर करता है। आप कुछ भी खा लें अदरक हजम कर देगी। ओके, आप कहेंगे नहारी के साथ अदरक ज़रूर होती है, पाए के साथ अदरक ज़रूर होती है। क्यों होती है? वो बहुत हैवी एक ग़िज़ा है, ज़ाहिर है। तो जब बाकी चीज़ों के साथ अदरक का कॉम्बिनेशन लाजमी होता है। क्यों होता है? वरना वो जाके आपको गैस करेगा, ब्लोट करेगा, तो आप अदरक जो उसको बैलेंस कर देगा। इसलिए मेरी अम्मी ना, अच्छा मेरी अम्मा ना बचपन से ही हर चीज़ में, हम छोटे होते हैं ना, इवन अभी मैं अपनी अम्मी के घर जाती हूँ ना, तो कुछ भी बनाएंगे ना मेरी पसंद का, उसमें मैं कहती हूँ अदरक निकाल दो। मैं जो वो साइड पे रखती हूँ ना, वो वापस उठा के वो कहती है इसको चबाओ और खाओ, और बड़ा ज़रूरी होता है भैया आपकी हेल्थ के लिए। अच्छा उमर आइल ने भी इस चीज़ को जस्टिफाई कर दिया। अच्छा मुझे बताएं कि आप इसको किन सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं? अदरक को एक तो बहुत ज़्यादा पकाना इसके लिए बेकार है। अच्छा ठीक जैसे नॉर्मली होता है कि लहसुन अदरक हमने पीसा, उसको बहुत ज़्यादा भून दिया, वो टेस्ट के लिए हो गया। असल में जो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं वो इसको चबा के खाने में, अच्छा, या इसको जो है आप इसका कहवा बना लें, अच्छा ठीक है, इस तरह से, या शहद में डाल के खा लें। इसका आप जूस निकाल लें, इसका ऑयल भी मिलता है, ऑयल आप इसका जो है आप टिंचर मिलता है, ऑयल मिलता है, तमाम चीज़ें खाने में इस्तेमाल की जा सकती हैं, करनी चाहिए। लेकिन अदरक का जो बेस्ट तरीका है खाने के लिए, जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छा है, कि खाने के ऊपर डाल के उसको चबा के खाएं। अम्मी सही कहती हैं। अम्मी सही अच्छा मुझे ये बताएं कि कुछ हमने दालें भी देखी हैं जिनमें अदरक डलता है, है ना। अच्छा अब जब आपको पता है कि जो इसकी स्मेल होती है ना, वो आपके लिए ना थोड़ी सी नागवार सी होती है। इतना खूबसूरत ये जन्नत में जो है जंजीबील के जो है उसका शरबत दिया जाएगा, वो क्या है? सोहट के अदरक के शरबत होंगे, उसके प्याले होंगे जिसमें शरबत दिया जाएगा। इसकी खुशबू तो बहुत ही, जिसे कहते हैं उसको फील करें तो बड़े बाहर के मुल्कों में अदरक जिसके डिफरेंट टाइप के आपके फ्लेवर जो है ड्रिंक्स मिलते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। हमें थोड़ा सा पंजेंट सा इसका टेस्ट होता है, थोड़ा तेज़ लगता है, लेकिन अगर किसी चीज़ के साथ इसको मिला लिया जाए तो उसका जो टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। आपका उसकी जो खुशबू है, अरोमा है, वो तो आपकी भूख बढ़ाती है, आपका हाजमा सही करती है, आपको एंग्जाइटी को दूर करती है। अच्छा अगर किसी को भूख नहीं लग रही तो वो अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक जरा सा काला नमक डाल के और लीमू छिड़क के, जरा सा अदरक को एक इतना सा टुकड़ा चबा के खा लेंगे, उसको सक करते रहें। अच्छा, और आपको भूख लगना शुरू भूख भी लगेगी। अच्छा। और अगर खाना जिससे होता है कि खाना हजम ही नहीं हुआ है तो वो डाइजेस्ट भी हो जाएगा। अच्छा उमेराइल, हमने देखा है कि अदरक वाली चाय बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हो गई है जी, कि आप कहीं पे भी जाए ना, आपको मेन्यू में अदरक वाली चाय ज़रूर मिलती है। एक तो इसलिए कि जी जो आपने खाया वो डाइजेस्ट हो जाएगा। अच्छा अदरक वाली चाय के फ़ायदे क्या क्या होते हैं? अदरक वाली चाय डिफरेंट तरह से बन रही है। देखिए नॉर्मल जो हम चाय के अंदर अदरक डाल के, जैसे हमारी जो सादी चाय होती है दूध पत्ती वाली, उसमें अगर हम अदरक डालें तो उसका वो मसाला टी बन जाती है। अच्छा उसके अंदर और भी चीज़ें डलती है। दूसरा है कि वो खाना हजम कर देती है। आपका जो खाना खाया जो चिकनाई जम जाती है उसको पूरा क्लियर कर देती है, ठीक है। फिर आपको गैस नहीं होने देती अदरक वाली चाय। एक तो ये हो गया। दूसरा, हम अगर अदरक का कहवा पी रहे हैं, जैसे नॉर्मली काली चाय में अदरक डाल के, वो खांसी के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। म्यूकस को जो है वो निकालता है, उसको म्यूकस बनने को रोकता है, जिसकी वजह से बलगम बनता है, लंग्स में ब्लॉकेज आ जाती है, तो वो उसको क्लियर करता है। खांसी में कहा जाता है कि दिन में 2 बार अदरक की चाय पीना शुरू कर दें। अच्छा नॉर्मल चाय जो हम पीते हैं उसी में आप अदरक का एक पीस, जिंजर पीस आप ऐड कर लें और उस तरह से उस चाय को जोश दिलाएं और उसको आप आराम से बिल्कुल ऐसे पिया जाता है। अच्छा ठीक। और ये बड़ा आसान होता है, इससे अलग से कहवा बना के, लोगों के लिए मुश्किल लगता है कि अलग से कौन पी रहा है। अगर किसी को बहुत खांसी हो रही है, गला बंद हो रहा है, या जैसे ना कि सर्दी का असर हो रहा है, ठंड लग रही है, तो उसमें सिर्फ नॉर्मल चाय के अंदर अदरक डाल के पीना शुरू कर दें। सही। अच्छा दिन में कितना इंटेक आपका अदरक का होना चाहिए? ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब यही नहीं कि आप प्याले भर भर के अदरक खा रहे हैं ना। इतने फायदे हमने बता दिए। उमेर राहिल और महक बैठ के इतनी बातें करी थी अदरक के, तो बस अम्मा पूरा हमें बॉल बना अदरक का हलवा ही खाना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं, अदरक की जो मिकदार है 4 से 5 ग्राम इन अ डे होनी चाहिए इनटेक। अगर आप ज़्यादा करते हैं तो आपका बीपी हाई हो सकता है, ठीक है, जबकि ट्राइग्लिसराइड को ये कंट्रोल करता है, बट बीपी हाई हो सकता है डोज ज़्यादा होने से। प्रेगनेंसी में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको हार्ट बर्निंग भी हो सकती है। तो लिहाजा इसकी मिकदार का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ओके ठीक है। अच्छा जैसे आपने कहा ना कि जी प्रेग्नेंट ख़वातीन इसको यूज़ नहीं कर सकती। आफ्टर डिलीवरी एक बड़ा मसला होता है, स्पेशली ख़वातीन का पेट आपका जो है ना वो लटक जाता है, और आप बेल्ट बांध लें, एक्सरसाइज कर लें, वो उस लेवल पे नहीं आता ना जिस लेवल पे आपकी ख्वाहिश होती है कि जैसे पहले था। तो उसके लिए भी मैंने सुना बेली फैट आपका बहुत जल्दी जाता है। बिल्कुल, आज
में आपको बता रहे हैं कि बेली फैट किस तरह से कम किया जाता है। और बहुत झटपट चीज़ें हैं कि सिर्फ आपने उसकी तैयारी करनी है कि आपने अदरक की चाय बनानी है, किस तरह से बनानी है, और उसके बाद आप उसका इस्तेमाल करना शुरू करें। बेली फैट बहुत जल्दी ख़त्म होता है। शर्त सिर्फ ये होती है खाने के बाद आपने ठंडा पानी नहीं पीना है, या तो अदरक का ही कहवा पी लें खाने के साथ, या फिर आप जो ऑरेंज पील कीनों का छिलका होता है उसकी चाय बना के पी लें खाने के साथ। हम किचन में चलते हैं, ज़रा हम जानते हैं जी कि किचन में क्या क्या मौजूद है। अच्छा, वैसे अदरक अब हर घर में मौजूद होता है, सो ये हर इंसान के लिए बड़ा आज्ञा है कि इससे भागना नहीं है, इसको आप चबा के भी खा सकते हैं, मेरी अम्मी जिस तरह कहती हैं। और जैसा मेरा आइल ने बताया जी कि डिफरेंट और भी तरीके होते हैं इसको खाने के, लेकिन इसको आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें क्योंकि ये अल्लाह ताला की एक हमारे लिए नेमत भी है और दूसरा ग़ज़ाइयत से भरपूर चीज़ भी। अच्छा जी, तो आज हम क्या बना रहे हैं अदरक? अच्छा, अदरक का एक छुरी दे दें, मैं दिखाती जाती हूँ आपको। सिर्फ जैसे अदरक का हमेशा आपने देखा होगा कि अदरक का कहते हैं 1 इंच का टुकड़ा इस्तेमाल करें। अदरक की चाय हम जैसे बना रहे हैं खासकर बेली फैट के लिए, ठीक है, तो इसमें निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने तकरीबन 1.5 कप पानी लिया, इसको 1.5 से 2 कप पानी लेंगे, ठीक है। इसमें आप अदरक जो है 1 इंच का टुकड़ा आपने अदरक का डाला, छिलके के साथ डाला, छिलके के साथ, और इसके बाद जो है आपने इसके अंदर जो है लेमन जूस डालना है। ओके, लेमन जूस के लेमन आपने पूरा इस तरह से डाल दीजिए, ठीक है। ओके, ये छिलका इसमें भी डला हुआ है, ओके, ठीक है, सही। नॉर्मली तो सिर्फ हम जूस डाल रहे होते हैं। अच्छा, इसको आपने अच्छी तरह से पकाना है। जब ये 1 कप पानी रह जाएगा तो इसमें जो है आपने सिंपल आपने हनी ऐड किया है, और ये कहवा आपने दिन में 2 बार पीना है। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ आप जो डिफरेंट लोग ऐड कर सकते हैं, किसी का बेली फैट बहुत ज़्यादा है और स्टबर्न है कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो उसमें आपने जो है तकरीबन 1/4 टीस्पून काली मिर्च डाल देनी है, काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च। उसको खूब पकाना है और उसके बाद इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, दूसरा ये होता है कि जी कुछ भी खाते हैं तो पेट एकदम से फूल जाता है और ज़रा से खाने के बाद लगता है कि जी अब तो पता नहीं कि बस पेट ही पेट है, तो उसमें क्या करें, ऐसे तमाम लोग जिनको लगता है और उनको अल्सर ना हो, तो वो इसमें जो लाल वाली जो तेज बड़ी मिर्च होती है वो इसका 1/4 चमचा डाल दें। अच्छा, और वो बहुत इफ़ेक्टिव रहता है, आपका फैट बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म हो जाता है। इसको आपने दिन में 2 बार पीना। अच्छा, इसमें जो है आपने शहद मिलाना है, और शहद की जगह आप गुड़ भी मिला सकते हैं। अच्छा, दिन में 2 बार किस तरह, सुबह के वक्त पी लें कि रात के वक्त? एक सुबह पी लें आप, ठीक है, और एक जो है ना शाम के बाद जो दोपहर का टाइम होता है या रात खाने के साथ पी लें। तो ये इसका इंटेक आपने हमेशा अपने मील के बाद ही लेना है? मील के बाद ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, मील के बाद खाली पेट ना ले से कि देखिए मील के बाद ले रहे हैं या सुबह नाश्ते के आधे घंटे के बाद आपने ले लिया, और उसके बाद जो है आपने जो रात का खाना खाया तो सोने से पहले आपने इसको पी लिया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि अक्सर मैंने सुना है जी कि अदरक जो है अगर आपके सर में दर्द है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि अगर आपको थोड़ा स्ट्रेस फील हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, थोड़ी सी लेजीनेस भी फील अगर आपको हो रही है, अमूमन लोगों को मंडे को हो जाती है ना, छुट्टियाँ गुजार के आते हैं जो, और तो क्या हाल है इसका? हो जाता है, शोहर बीवी की बातें सुनकर उनके सर में दर्द हो जाता है, बीवियाँ भी कभी कभी स्ट्रेस में आ जाती है शोहर की बातें बहुत ज़्यादा, कि जब पॉकेट मनी नहीं मिलती, बहुत कुछ होता है, शॉपिंग नहीं हो रही होती, हर जगह सेल लगी होती है, और महंगाई इतनी है तो उन्होंने से अदरक तो वो खरीद सकती है, तो अदरक का कहवा बनाना है। अदरक को सिर्फ आपने सिंपल अदरक का एक टुकड़ा डाल के बारीक काट के डाले, ऐसे डाल के उसको खूब पका लिया। जब आपने इसको पका लिया तो उसको बस आपने एकदम से चाय की तरह नहीं पीना, इसको बस एक एक सिप करके पीते रहना है वक्तन फवक्तन, ठीक है। जैसे 1 कप बना के आपने रख लिया है, चलते फिरते खाना बना रहे 1 सिप पिया, फिर थोड़ी देर बाद 1 सिप पिया, इसको सिप सिप करके आपने पीना है, ठीक है। इसके साथ ही इसकी बड़ी अच्छी मजे की बात है कि सिर्फ इसको जैसे आप लहसुन अदरक पिसा हुआ रखते हैं, सिर्फ अदरक जो पिसा हुआ है इसको लेके बहुत शदीद सर में दर्द होता है, हल्का सा लेप कर लें। अच्छा, और हल्की सी आपको जैसे अगर स्किन सेंसिटिव है तो इचिंग हो सकती है, हल्की सी सेंसेशन सी फील होगी, लेकिन सर का दर्द ये बहुत जल्दी गायब करता है। ओह वाह, जो वक्ती हो रहा है कोई बहुत उसके पीछे मतलब हिस्ट्री नहीं है कि आपको माइग्रेन हो रहा है या कोई और इशू है, तो ये बहुत जल्दी जो है आपका जो किसी वजह से हो रहा है ना, चाहे कोई भी वजह, शौहर बीवी जो भी वजह है हालात, तो ये आपने लगाना है। ये बच्चों का शोर होता है, स्ट्रेस की वजह से। कभी कभी आप इतने शोर वाले माहौल में काम भी करके आते हैं ना कि आप वैसे ही बहुत ज्यादा दिमागी तौर पे थके होते हैं, तो आपको फ्रेश होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है कि आपने सिंपल, अच्छा इसमें बहुत ही आसान है कि आपने एक बड़ा मग बना के रख लिया है और ये थर्मस में डाल दिया, आपने थोड़ा सा कप निकाल के रखा, अब वो चलते फिरते जितनी देर में आप काम कर रहे हैं इतनी देर में आप वो जब तक एक मग खत्म होगा आपके सर का दर्द भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ओके, ज़बरदस्त, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ समझाएगा उम्मेराइल, क्योंकि हमने अक्सर देखा है लोगों को कि फ्रिज में 3-3, 4-4, 5-5 भी हमने देखा है दिन तक या 2-2 हफ्ते तक अदरक पड़ा रहता है, आप उसी अदरक को फिर यूज़ कर रहे होते पील करके, ठीक है वो? देखिए ये होता है इसका हाल,
हाँ बिल्कुल, बल्कि इससे भी ज़्यादा। बिल्कुल ये बेचारा मुरझा जाता है, कुछ लेकिन काम तो आ जाता है। इसलिए कि हम ड्राई जिंजर सौंठ भी इस्तेमाल करते हैं, इसको सुखा भी सकते हैं। लेकिन अगर आपने सस्ते वक्त में बहुत सारा अदरक ले लिया है और आप चाहते हैं कि वो ख़राब ना हो, बहुत से लोग उसको पीस के रख देते हैं, लेकिन पीस के नहीं रखना चाहिए बहुत ज़्यादा। मैं ये आपसे पूछने वाली थी क्योंकि घर में अक्सर ख़वातीन अपनी आसानी के लिए करती हैं कि अदरक को आपने पीसा, रख दिया, खाने में डाला, सालन बनाया, फौरन से 1-2 चम्मच आपने ऐड कर दिया। देखिए थोड़ा बहुत आप बना के रखें कि 5-6 दिन का रख लिया कि आपको सहूलत है, कोई जल्दी डब्बे भर के नहीं, बहुत ज़्यादा महीनों का नहीं रखना है। दूसरा ये कि अगर बहुत ज़्यादा अदरक है तो आपने थोड़ा सा पीस के रख लिया, और लहसुन अदरक को हमेशा अलग रखें, साथ नहीं रखें, कभी भी साथ नहीं रखें कि उसका रंग भी आप देखेंगे हरा सा हो जाएगा, कुछ अजीब सा रंग हो जाता है। अलग अलग रखें। अच्छा, मैं एक बड़े मजे की बात बताती हूँ। मेरी अपनी बहन अदरक लहसुन पीस के ना एक जार में फ्रीज करके रख लेती है, और फिर जब खाना बनाती है वो अदरक लहसुन का जरा पेस्ट ना वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, अलग अलग रखना। अच्छा, दूसरा है कि अगर आपने ज़्यादा अदरक ले ली तो उसको इसकी शक्ल ख़राब होने से बचाने के लिए नुकसान तो नहीं, इस्तेमाल कर सकते। ठीक है। आपने एक छोटा सा गमला लेके उसमें अदरक दबा देनी है। अच्छा, तो वो ग्रो भी करेगी, निकल भी आएंगे उसके पत्ते, और आपकी अदरक हमेशा फ्रेश रहेगी। खोदा आपने थोड़ा सा निकाला, वापस जमा दिया, मतलब उसको लगा, मतलब वो एक टाइम तक उसमें रहेगी। अदरक तो देखिए लगती है, जड़ है, अदरक तो लगती जमीन के अंदर है। सही, ठीक है। अगर आपके पास अदरक ज्यादा या जगह नहीं है तो एक गमला ले लें, आपने बस अदरक उसमें दबा देना, आपकी अदरक कभी खराब नहीं होगी। सही, ठीक है। तो ये बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी, आपने बताया जी कि अदरक के क्या क्या फायदे, तो जिनकी अम्मा उन्हें डांट के मार के खिलाती है ना, अदरक खा लिया करें, नखरे ना किया करें। आज के प्रोग्राम से इतना, अब आपसे हम मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।